टाइम भी नहीं लेंगे। श्रुति का जो डाउट है CDPS 1 का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ऑप्शन डी में डाउट है क्या श्रुति आपको? ऑप्शन डी में डाउट है क्वेश्चन नंबर 6 का? ये सारे ऑप्शंस में डाउट है। हाँ, डी ऑप्शन में वहां पे डी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, ठीक है, मतलब डी नहीं होगा उस पे। डी ऑप्शन को आप काट दो, वहां पे M2O या MO2 ऐसा कुछ होना चाहिए था। आप कैलकुलेट किए होंगे तो ऐसा ही कुछ आ रहा होगा, ऐसा ही कुछ आ रहा होगा, M2O आ रहा होगा या फिर आपका MO2 कुछ आ रहा होगा, ठीक है। M2O5 नहीं होगा, गलत है वो आंसर। आप लोग का आंसर में शायद ABCD दिया हुआ है, तो डी को काट दीजिएगा। हाँ, M2O आ रहा है, ऐसा ही हमसे 11th क्लास स्टूडेंट भी पूछे थे, तो उन लोग में भी यही एरर आ रहा था, तो आप उस ऑप्शन को काट दीजिएगा, ठीक है। आंसर में गिवन होगा आंसर में, ठीक है। तो 6 का आंसर ABCD है, तो ABC कर लीजिएगा। अब तो 6 क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, 7 में आपका डाउट रहा। हम ऐसा मान रहे हैं कि आपको 7 का ए ऑप्शन में डाउट है, 7 का ऑप्शन नंबर ए पे डाउट है। आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालना है। CDPS 1 का क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में है ऑक्सीजन एटम्स 4.4 ग्राम CO2 है, तो इसमें क्या करो, मोल्स ऑफ CO2 निकाल लो, जो कि 0.1 मोल आएगा। तो मेरे में ऑक्सीजन का मोल्स कितना आएगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन का मोल्स इसका दुगना होगा, क्योंकि एक कार्बन में 2 है, दो में कितना हो जाएगा, 0.2 मोल हो जाएगा। और 2 मोल हो गया तो इस पे इसको मल्टीप्लाई कर दो अवोगाड्रोस नंबर से, तो 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी आ जाएगा सॉल्व करके 12.044 हो जाएगा, इंटू 10⁻22 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक आगे बढ़ा दो, 10 से डिवाइड दे दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.2044, या 10⁻23 सही तो है ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स सही तो है श्रुति? क्लियर हो गया? 7 का एक क्लियर हो गया, यस या नो? ठीक है, और कोई डाउट तो नहीं है श्रुति आपको? अब दूसरे का डाउट को देखें। अच्छा, CDPS 5 का क्वेश्चन नंबर 3 में अभी रुक जाओ। अच्छा, CDPS 5 2 का 3 ऑप्शन, ये टू का ऋषिकेश कौन सा टू क्या है वो, 2 का 3 का मतलब CDPS 1 CDPS 2 क्या है? अच्छा, CDPS 2 है, 2 का 3 में, चलो देख लो जल्दी से। 2 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं अभी बनाने के बाद ऋषिकेश पता चल जाएगा। ए मोल लिखा हुआ है, मतलब कुछ ए होगा, ए कुछ होता होगा, कोई नंबर होगा वो। ए मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड दिया हुआ है KClO3, और उसका रिएक्शन भी दे दिया गया KCl प्लस O2 में ब्रेक करता है, ये भी गिवन है। और जो एक्सेस, अच्छा एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम से पास किया जा रहा है मेरे, अच्छा क्वेश्चन है। डिकम्पोज एज इतना एंड एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम इज बर्न्ड इन गैसियस प्रोडक्ट, जो O2 प्रोड्यूस होगा ना मेरे भाई, उस O2 में इसको एल्यूमिनियम को एक्सेस है, एल्यूमिनियम कितना भी अमाउंट पे हो सकता है, तो Al2O3 बना देगा वैलेंसी को सेट करते हुए, वैलेंसी को सेट करते हुए, ठीक है। Al2O3 ए मोल, यहाँ पे कुछ वेरिएबल की, तो वेरिएबल के टर्म में आंसर आ जाएगा। ए का कुछ मतलब होगा यहाँ पे, शायद वो एक मोल है, हाँ एक मोल ले लो, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे हम कहीं पे हम देखे थे दूसरे जगह पे, तो वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं वहां पे कितना लिया हुआ है, सेम क्वेश्चन था ऐसा ही, सेम क्वेश्चन मेरा देखा हुआ है, तो हम एक बार तुरंत देख लेते हैं मेरे भाई, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। उस पर कितना मोल्स लिया गया है, तो अगर दूसरा कुछ होगा तो करेक्शन करवा देंगे हम आपको, अगर कोई दूसरा होगा तो करेक्शन करवा देंगे, क्या फर्क पड़ता है। बता रहे हैं मेरे भाई, सेम क्वेश्चन हम देखे हैं कहीं पे, उसको हम चेक कर लेते हैं। 1 मोल लिखा हुआ है, ठीक है, 1 मोल कर लो।
तो बन जाएगा ए मोल को आप 1 मोल कर लो, ऋषिकेश अब बन जाएगा। नहीं ए मोल नहीं, ए फिर वेरिएबल के टर्म में आंसर आने लगेगा। ऋषिकेश जल्दी से बताओ हमें बन जाएगा या फिर हमको बताना पड़ेगा सॉल्यूशन? बन जाएगा, चलो ठीक है। तो ये डिफरेंस है। हाँ एक और डाउट है सीडीपीएस नंबर 5 का, जल्दी से बता देते हैं। सीडीपीएस 5, एक सेकंड खोलने दो मेरे भाई। सीडीपीएस 5 का क्वेश्चन नंबर कितना था? सीडीपीएस 5 का क्वेश्चन नंबर 3 पे डाउट है श्रुति का। अच्छा सीडीपीएस 2 का भी लास्ट 10 का लास्ट पार्ट। अच्छा रुक जाओ, पहले सीडीपीएस हम 5 खोल लिए तो पहले 5 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सीडीपीएस 5 का क्वेश्चन नंबर 3 श्रुति का डाउट है। इस 3 नंबर पे है ना, 0.8 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड, कोई एसिड है मेरे ऑर्गेनिक का एसिड है जिसका मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है 192, और इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH की रिक्वायरमेंट है जिसका 0.5 ग्राम दिया गया है फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। वैसे तो ये क्वेश्चन आपका रिडॉक्स का है, ठीक है, वहां से, लेकिन यहां से भी बना सकते हैं, यहां पर से भी बना सकते हैं। तो ऐसा मान लेते हैं मेरे पास कोई एसिड्स है जिसमें HNX है, नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन N है, N का वैल्यू 1 भी हो सकता है, N का वैल्यू 2 भी हो सकता है, N का वैल्यू 3 भी हो सकता है, डिपेंड करता है मेरे, ठीक है, N का वैल्यू हो सकता है कुछ भी, ठीक है, उसी को बेसिसिटी कहते हैं। तो मेरे पास सबसे पहले तो इसका मोल्स निकालो, इसका मोल्स कितना आ जाएगा 0.5 और डिवाइडेड बाय 40 कर दो, अब जो भी कैलकुलेशन करने से आ जाए। हाँ एसिड का आपको क्या दिया हुआ है 0.8 ग्राम, तो इसका भी मोल्स निकाल लो, जितना मोल्स निकाल लो। अब मेरे भाई इस पे जितना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये मोल्स ऑफ एसिड पता चल जाएगा। शायद लैग हो रहा है क्या, नेटवर्क इशू है क्या, या मेरी वॉइस एकदम बिल्कुल क्लियर है? देखो थोड़ा सा आज नेटवर्क इशू चल रहा है, ठीक है, वेदर कंडीशन खराब है आपको भी पता है इसे, तो कभी कभी हो सकता है लैगिंग इशू आए, तो हमें इन्फॉर्म कर देना। मेरे भैया मोल्स ऑफ एसिड पता चल जाएगा, तो जितना भी हाइड्रोजन होगा उसको n से मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 192 इंटू n हो जाएगा, या x लिख दो या n रहने दो, और इसको इसके बराबर इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो 0.8 by 192 इंटू n इज इक्वल टू 0.5 by 40, कैलकुलेशन कर लो मेरे में, ये 5 8 या 40 हो जाएगा, 8 8 या 64 हो जाएगा, तो n का वैल्यू फ्रैक्शन में लगता आ जाएगा। चलो देखो, नहीं 64 नहीं आएगा, नहीं फ्रैक्शन में नहीं आएगा, बाई 64, तो 6 3 जा 18, हाँ ये 3 आ जाएगा, n का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो इसका बेसिसिटी जो श्रुति होगा वो 3 हो जाएगा। तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम जो एसिड में होगा वो बी, आंसर बी हो जाएगा, तो 3 का आंसर बी, हाँ गिवन भी है 3 का बी, तो सही है, ठीक है, क्लियर हो गया श्रुति, ये दिक्कत है? हाँ सीडीपीएस नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 10 पे डाउट आया था ना, सीडीपीएस 2 का 10 का लास्ट पार्ट। अच्छा 10 का लास्ट पार्ट, ठीक है देख लो, 10 का लास्ट पार्ट में दिक्कत है, वैसे आसान क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन क्लास में भी कराए थे, वैसे 11th के स्टूडेंट भी इस क्वेश्चन को पूछे थे, और यही लास्ट पार्ट पूछे थे उन लोग। अब क्या पता लास्ट में तुम लोग कहां जाके फंस जाते हो। फ्रैक्शन ऑफ KClO3 डिकम्पोज्ड यील्डेड, तो अंकित एक बार हम हिंट कर देते हैं, एक बार ट्राई करना। देखो आपको लिखा गया है कि KClO3 का कितना फ्रैक्शन जो है KClO4 बना रहा है, तो यहां पे देख लेना KClO3, यहाँ पे फर्स्ट वाला रिएक्शन से बनेगा KCl प्लस 3 KClO4, तो मेरे भाई इस रिएक्शन में, इस वाले पार्टिकुलर रिएक्शन में KClO4 बन रहा है, और दूसरे वाले रिएक्शन में KClO4 नहीं बन रहा है, तो इसमें इस रिएक्शन में कितना KClO3 वेट यूज हुआ, यूज्ड, यूज्ड निकाल लेना इस रिएक्शन में, दूसरा वाला रिएक्शन से हमको कोई मतलब नहीं। लेट से यूज्ड हुआ हुआ कुछ वेट के टर्म में निकालना होगा, तो वेट के टर्म में लेट से x ग्राम होगा, ठीक है x ग्राम होगा, और आपको फ्रैक्शन निकालना है, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा x बाई टोटल वेट ऑफ KClO3,
अगर वेट के टर्म में निकालना है तो मोल्स के टर्म में निकालना होगा तो मोल्स बाय टोटल मोल्स ऑफ KClO3 बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे KClO4 बनाने में कितना KClO3 यूज हो रहा है, उस तरीके से अप्रोच लेना पड़ेगा। ठीक है, बना के देखना, आई होप बन जाए, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। तो सिंस ये सारा डाउट थे आपके, आपके डाउट डिस्कशन हो गया, आपका डाउट सारा डिस्कशन हो गया। इसके अलावा किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब। ठीक है, इसके अलावा या किसी को अभी डाउट है तो पूछ सकते हो मेरे में, एकदम फ्री हो आप। ठीक है, सिंस हम ऐसा मान रहे, हाँ कोई एक हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि सर 1300 का सिग्निफिकेंट फिगर तो 1300 का सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालें। तो ध्यान रखना कि जब भी कोई इस टाइप का नंबर गिवन हो, हाँ ऐसा नंबर गिवन हो 1.300, तब यहाँ पे ये इसका जीरो सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस बता रहा है कि इसके आगे के सारे नंबर्स पॉइंट के बाद जीरो, क्योंकि हम लोग को आदत होता है मेरे भाई अप्रोक्सीमेट कर देने का। तो अगर 1.3 लिख देते हैं तो इसका मतलब नहीं पता चल पाता इसके आगे में 1 है 2 है क्या है। तो इसीलिए ये डिजिट्स इंपॉर्टेंट है, ये डिजिट्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन पता है जब कोई ऐसा नंबर हो या फिर ऐसा 1.3 इंटू 10 का पावर 3 लिख दे तो यहां पर ये डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होता, इसी को हम लिखे हैं। ये दोनों का मतलब ये है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ठीक है, ये इसमें सिग्निफिकेंस है, ये हमको इंपॉर्टेंट बता रहा है कि क्या इंपॉर्टेंस है इसका, कि इसके बाद में सारे जीरो ही है, यानी एरर हमको कम है। यानी इसके बाद अगर हम 1.3 लिख दिए तो ये भी सही ये भी सही, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस ये है कि हम अगर कोई लेंथ मेजर किए होंगे तो एकदम एक्यूरेट 1.3 है, ये हमको बता रहा है। ये नंबर क्या बता रहा है, एक्यूरेट 1.3 है। लेकिन ऐसे केसेस में हो या 10 का पावर में हो तो ये डिजिट्स इनसिग्निफिकेंट होता है, इसको हम लोग काउंट नहीं करते, ये रूल है मेरे भाई। अब किसी को मन करता कि इसको भी सिग्निफिकेंट मान ले तो मान लिया जाता, बट इसको नहीं माना जाता है, इसको नहीं माना जाता है। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा, ये रूल पर और कोई बड़ा चीज नहीं है, रूल याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हम तुम्हें बताएं, दोनों का मतलब सेम है, इस दोनों का मतलब। अच्छा, हम आपको दो क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में, विद सॉल्यूशन दिए थे आपको पीडीएफ के फॉर्म में, सेकंड पीडीएफ। क्या वो पीडीएफ को आप लोग देखे थे, ऋषिकेश देखा था, समझ में आ गया तो नोट को वो सबको कॉपी में भी नोट करना होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ देख लिए पीडीएफ, हाँ सर तो भेज दिए हम देख लिए हो गया काम, नहीं, उसको कॉपी में नोट करना है। आपका जो नोट्स कॉपी होगा उसमें पूरा प्रॉपर चाहिए होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी मेरे में। अब ये पेज हम यूज नहीं करना चाहते, हम नेक्स्ट पेज में हम लिखते हैं। नेक्स्ट पेज, वैसे ये पेज को हम भेज देंगे, ये पेज को हम भेज देंगे आप लोगों को। ठीक है, हम परसेंटेज लेवलिंग बताने जा रहे हैं। हाँ, क्या था मेरे भाई, एक हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म को कंप्लीट कर लिए थे, अब हम लोग दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, टिपिकल का दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हम पढ़ेंगे आज। आज दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो हेडिंग बनाइए मेरे भाई। एक हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 के लिए। हाँ, इवन वो कॉन्सेप्ट को हम लोग कोई दूसरे गैस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल दिए थे अमोनिया वाला एग्जांपल दिए थे। आई होप आप लोग देखे भी थे, समझ में भी आ गया, वो बहुत आसान था। कैसे अप्रोच देना है वो समझ में आपको आना चाहिए। ठीक है, अब जो अगला है मेरा भाई, ये है परसेंटेज परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। मेरे भाई कुछ ओलियम होता है, क्या होता है अभी हम बताएंगे आपको, ओलियम किसे कहते हैं किसे नहीं कहते वो हम बताने जा रहे हैं। तो मेरे भाई जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3, ठीक है, या फिर मेरे भाई इस दोनों को अगर मिला दोगे तो H टोटल हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 2 है, टोटल ऑक्सीजन 7 हो जाएगा। तो ये
ये मेरे भाई क्या है, ये ऐसे ऊपर वाला लिखो या नीचे वाला लिखो, मतलब सेम है, दोनों अपने अपने फॉर्मेट में सही है। ओलियम का मतलब हम लोग इन जनरल इसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे कि H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलियम। दरअसल पता है हम लोग मार्केट में जब जाते हैं, साइंस की मार्केट में, तो हमें रिक्वायर्ड होता है H2SO4, हमें ओलियम नहीं जरूरत होता है, हमें ओलियम की जरूरत नहीं होती, हमें तो जरूरत होता है H2SO4। बट सिंस मार्केट में H2SO4 नहीं मिल करके ओलियम मिलता है, तो बोल सकते हो मजबूरी में हमें क्या खरीदना पड़ता है, ओलियम खरीदना पड़ता है। हाँ, अब ये ओलियम का जो पैकेट होता है, जो जिस कंटेनर में वो ओलियम आता है, जिस बॉटल में जो ओलियम आता है, उसमें जिस तरीके से हम लोग देखे थे परसेंटेज किसका था, H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ लिखा रहता है, उसी तरीके से ना ओलियम का भी कुछ लिखा रहता है, उसका भी एक बॉक्स होता है इसी टाइप का कंटेनर मेरे में, वैसा ही एसिड का कंटेनर जैसा होगा वैसा ही होगा मेरे में। और यहाँ पर इस तरीके से उसका कैप लगा रहेगा, ढक्कन लगा रहेगा मेरे। हाँ, यहाँ पर भी क्या होगा, कुछ लेबल्ड होगा इसके बॉटल में भी, इसके बॉटल में भी कुछ ना कुछ लेबल्ड होगा मेरे भाई। किस तरीके से लेबल्ड होगा इस बात को जानना पड़ेगा आपको। तो इसमें कुछ लेबलिंग ऐसा होता है, 109% ओलियम। ठीक है, 109% ओलियम। अब सवाल है, तुम कहो सर ये 109 का मतलब क्या है, इसका मतलब समझा दीजिए, इसका मतलब समझा दीजिए। तो मेरे भाई इसका मतलब हम तुरंत समझाएंगे। तो हम बताना ये चाहते हैं ना कि ये इसी तरीके से लेबलिंग रहेगा, इसी तरीके से लेबल किया रहेगा, 109, 110, 115, इस टाइप से लिखा रहता है कुछ ना कुछ ओलियम। और यही ओलियम को खरीद करके हम H2SO4 बनाते हैं। होता क्या चीज है, H2SO4 जो है सो है, H2SO4 जो है सो है, लेकिन कुछ SO3 है जो कि मेरा काम का नहीं है। तो क्या किया जाता है, इस SO3 यानी जो कंटेनर है उसमें कुछ पानी मिलाया जाता है, SO3 उससे रिएक्ट कर जाता है, H2SO4 नहीं रिएक्ट करेगा, H2SO4 रिएक्ट नहीं करेगा। कौन रिएक्ट करेगा, पानी डालेंगे, ये ओलियम खरीद के लाएंगे और ओलियम का बॉटल में पानी मिलाना होता है, ओलियम के बॉटल में क्या करना होता है, पानी मिलाना होता है। और जैसे ही पानी मिलाते हैं मेरे पास, तो जो SO3 उस कंटेनर के अंदर पे था, वो H2O पानी से रिएक्ट करके H2SO4 बना देगा। लेवल जोड़ करके लिख दो, H2SO4 बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। ठीक है, तो वो इसे फायदा क्या हुआ, तो मेरे भाई ये फायदा ये हुआ ना कि जो तुम 109% लाइक खरीद के लाए थे, इसका मतलब ये है अगर 100 ग्राम ओलियम का पैकेट है, यानी तुम बोल, अगर तुमको बोला गया है कि ये लेबल तो 109% है, लेबलिंग अलग चीज है, तुम खरीदे कितना ग्राम हो। तो अगर तुम 100 ग्राम ओलियम खरीदे हो ना, तो उससे तुमको H2SO4 109 ग्राम मिलेगा। बड़ा कंफ्यूजन है मेरे को कि हम तो ओलियम खरीद के लाए 100 ग्राम और हमको मिल रहा है 109 ग्राम, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, हमें ओलियम 109 ग्राम नहीं मिल रहा है, हमें H2SO4 109 ग्राम मिल रहा है। क्या होता है कि ये हमें जो 9 सवाल है कि फिर क्यों नहीं सर 100% ओलियम लिखा रहता है, ऐसा क्यों नहीं होता मेरे भाई, इसीलिए नहीं लिखा रहता ना कि हमको H2O कितना मिलाना है, ये हमको ये बता। क्या है कि हमको पता है कि मास कंजर्व होते हैं, लास्ट टाइम हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ चुके हैं। क्या होता है, मास कंजर्व होता है, यानी ओलियम में तो पहले से ही H2SO4 और SO3 होगा, उसमें जितना पानी मिलाएंगे ना उसका वेट जोड़ करके रहता है। यानी कि 100 ग्राम का ओलियम खरीदे हैं और ये लेबलिंग 109 है, तो हमको बताया जा रहा है इसमें 9 ग्राम पानी मिला दो, इसमें हमको बता रहा है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, 9 ग्राम पानी मिला दो, अपने आप सारा SO3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 में, और फाइनल वेट अब 100 नहीं रहेगा, पानी मिलाने के बाद कितना मिलेगा, 109 ग्राम मिलेगा। हाँ, तुमको सर क्या जरूरत है ये 9 लिखने का, 100% ही ओलियम लिखा रहता है, 9 लिखने की क्या जरूरत है। हाँ, इसीलिए लिखा रहता है ताकि तुम ऐसा नहीं करो कि ज्यादा सारा पानी मिला दो, ताकि तुम ये गलती मत करो कि हम ज्यादा सारा पानी मिला दे, ताकि हम ज्यादा सारा पानी मिला दे, ऐसा गलती नहीं करना है। आया बात समझ में। तो ये हमको 9 बताता है, तो इस बात को हम लिखेंगे क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो मेरे भाई परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम का मतलब क्या होता है, लेबलिंग ऑफ ओलियम का मतलब होता है कि टोटल मास जो H2SO, मास ऑफ H2SO4
प्रोड्यूस्ड, कितना मास H2SO4 का प्रोड्यूस हुआ है जब हम लोग 100 ग्राम ओलियम लेंगे। 50 ग्राम लेंगे तो 4.5 ग्राम मिलाना पड़ेगा पानी। तो फिक्स है 100 ग्राम में 9 ग्राम मिलाना है। 100 ग्राम में क्या मिलाना है? 9 ग्राम बाई 100 ग्राम ओलियम। when it is when it is mixed with when it is mixed with क्या लिखेंगे हम लोग? सफिशियंट अमाउंट, जितना रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं कि ज्यादा मिला दिए, ज्यादा मिला देंगे तो वेट बढ़ जाएगा। सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर, सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर, कितना मास H2SO4 का प्रोड्यूस होगा जब 100 ग्राम कोलियम का सैंपल लेंगे, तो वो हमको बताता है ये परसेंटेज लेबलिंग। हाँ, कितना कितना पानी मिलाना है तो वो ये भी बता देता है। यानी कि तुम कह सकते हो कि सर ये इस तरीके से लेबलिंग होगा 100+X। हाँ, हमेशा ही ऐसा ही होगा, लेकिन जब भी बात होता है वो 100 ग्राम में बात होता है। तुम वो 50 ग्राम खरीदोगे तो उसका आधा कर लेना, उसका आधा कर लेना। तो अगर इतना परसेंटेज लेबलिंग है ओलियम, तो ये जो एक्स है मेरे भाई, ये एक्स बताता है मास ऑफ वाटर विच reacts with which reacts with SO3 present in 100 grams ओलियम। 100 ग्राम ओलियम में कितना पानी मिलाया जाएगा, कितना पानी मिलाया जाएगा, कितना पानी रिएक्ट करेगा, कितना पानी रिएक्ट करेगा, ये एक्स बताता है ये। तो मेरे बार हम तुमको बोले कहीं पर लेबलिंग किया हुआ 118%, इसका मतलब तुमको क्या समझ में आ रहा है? कितना पानी मिलाना होगा, कितना पानी मिलाना होगा। अगर कहीं पे लेबल आपको दिखाई दिया कि हाँ 18 ग्राम वाटर मिलाना होगा, कितना मिलाना होगा? 18 ग्राम मिलाना होगा, 18 ग्राम मिलाना। एक सेकंड मेरे में म्यूट कर रहे हैं। हाँ, अब आगे बात करते हैं। देखो एग्जाम्पल, 109% ओलियम लिखा हुआ है, 109% ओलियम लिखा हुआ है। इसका मतलब है इन 100 ग्राम ओलियम, इन 100 ग्राम ओलियम 9 ग्राम वाटर शुड बी एडेड। इसको लिख लो ताकि तुमको बाद में समझ में आए। शुड बी एडेड, यानी जो कंटेनर हम लिए थे उसमें हमको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है उसमें 9 ग्राम पानी मिलाना होगा। हाँ, सवाल है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो उस पार्ट को अब हम बताने जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं उस पार्ट को हम बताने जा रहे हैं। मेरे भाई H2SO4 का तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। H2SO4 जो है सो है, जो है सो है, इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। किसका रिएक्शन होगा? SO3 का रिएक्शन होगा। किसके साथ होगा? H2O के साथ। तो H2SO4, H2SO4 बनाएगा। सवाल ये है कि हमको H2O कितना ऐड करना पड़ा इस केस में? 9 ग्राम। तो मेरे अगर हम पूछेंगे कितना मोल्स ऐड करना पड़ा, तो तुम कहोगे 0.5 मोल्स। हाँ, तो ये हमको बताया कि इसमें SO3 का कितना मोल्स होगा? 0.5 मोल्स। और SO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता? तो 109% वाला ओलियम लिए ना, इसका मतलब अगर 109% वाला ओलियम लिए ना, तो उसमें एक्चुअली हमको जितना SO3 ही रिएक्ट करता है ना पानी से, इसका मतलब उस सैंपल में 40 ग्राम SO3 था। दैट्स वाई हमें 9 ग्राम पानी लेना पड़ा, दैट्स वाई हमें वाटर लेना पड़ा। कितना पानी था, कितना पानी लेना पड़ा? 9 ग्राम। तो 9 ग्राम क्यों लेना पड़ा? जितना SO3 होगा उसी से रिएक्शन कराने के लिए। इसका मतलब था वो 40 ग्राम था, तो 100 ग्राम ओलियम था। इसका मतलब 100 ग्राम इस सैंपल वाले में, 109% वाले में 100 ग्राम ओलियम में तुम्हारा क्या होगा? 60 ग्राम H2SO4।
नेटवर्क इश्यू था माय डियर स्टूडेंट्स, का इश्यू है, वेदर कंडीशन आप देख रहे होंगे खराब है, तो दैट्स वाई ऐसा प्रॉब्लम आया। ठीक है, जहां तक हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम ये बता रहे थे आप लोगों को इस एग्जाम्पल पे कि हमको ये इंफॉर्मेशन दिया 9 ग्राम रिक्वायर्ड है, इसका मतलब अगर 9 ग्राम H2O रिक्वायर्ड है, इसका मतलब SO3 कितना होगा पता कर लिए। कैसे पता कर लिए? इसका मोल्स पता, इसका मोल्स पता चल गया, इसका मोल्स पता चल गया कि 40 ग्राम SO3 था। कब था 40? तो अगर 100 ग्राम ओलियम लेंगे, अगर 100 ग्राम ओलियम लेंगे तो वहां पर हमको 60 ग्राम H2SO4 होगा और 40 ग्राम SO3 होगा। बताओ क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ माय डियर स्टूडेंट, क्लियर हुआ? फटाफट बताओ जल्दी से। हाँ, तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, जल्दी से बताना तुम लोग। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, 118% ओलियम लिखा हुआ है, 100% ओलियम लिखा हुआ है, तो आपको फाइंड क्या करना होगा? वही H2SO4 कितना, SO3 कितना है, कॉम्पोजिशन ऑफ 2SO4 एंड SO3 इन 100 ग्राम ओलियम। 100 ग्राम ओलियम में कितना होगा? जल्दी से बनाओ और हमें आंसर दो। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, जल्दी से एकदम धड़ल्ले से जवाब, धड़ल्ले से जवाब दे दो। 2080, तो H2SO4 कितना होगा? 20 होगा, और SO3 कितना होगा? 80। श्रुति का, जुबैक का, दोनों का आंसर सही है। तो मेरे में आसान है। हाँ, रितु का भी सही है, सौम्यदीप का भी सही है, तो बहुत ही आसान है। इसका अब आपको गिवन है, सॉल्यूशन पार्ट पे हिंट कर रहा है आपको। हिंट क्या कर रहा है कि 18 ग्राम H2O का मतलब 1, तो इसका मतलब इसका भी 1 मोल और इसका भी 1 मोल, मतलब 80 ग्राम हो गया। का मतलब अगर 100 ग्राम ओलियम होगा तो 100 ग्राम में 20 ग्राम H2SO4 होगा, H2SO4 होगा, और 80 ग्राम SO3 होगा। ठीक है, 100 ग्राम में हम लोग बात की, 100 ग्राम। तो लेबल जब भी करेंगे हम लोग तो 100 ग्राम में करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ दूसरा ग्राम दिया हो और तुम कुछ भी कर दिए, तो नहीं, ऐसा गलती मत करना, ऐसा गलती मत करना। 100 ग्राम में हम लोग लेबलिंग करते हैं। तो ये आसान पार्ट है, तो ये लेबलिंग वाला आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, किस तरीके से विजुअलाइज भी हो गया होगा क्या चल रहा है। चलो, इसमें तो हम लोग लिखे थे कॉम्पोजिशन। अब हम तुमको लेबलिंग करने के लिए देते हैं, लेबल किया जाएगा। 320 ग्राम H2SO है, और साथ में 80 ग्राम SO3 होगा, जाहिर सी बात, इसी बात है ना। इन लोगों को मिक्स कर दिया, इसको मिक्स किए, तो फाइंड करना है परसेंटेज लेवल। जल्दी से बताओ मेरे को परसेंटेज, अच्छा से दिमाग लगाना। परसेंटेज लेबलिंग बताओ। ये 100 गलती करे, 418 कैसे हो जाएगा? 4 में कर दिया है। नहीं, गलत है जुबैर। कोई आंसर है इसके अलावा? इसके अलावा कोई दूसरा आंसर? जिसका आंसर आएगा वो जवाब दे। नहीं, गलत है ऋषिकेश, बिल्कुल गलत है, ऐसा कहीं लेबलिंग।
और किसी का? नहीं, इसके अलावा किसी का आंसर? तुम लोग गलती क्या कर रहे हो, 400 ग्राम में निकाल रहे हो। सही है, 400 में निकालो, उसको 100 में कन्वर्ट करो। तो मेरे भाई अगर 400 ग्राम का सैंपल लोगे, 400 ग्राम का सैंपल लोगे तो उसमें 80 ग्राम SO3 है। SO3 है, ये तुम यहाँ पे यूनिटरी लगा सकते हो। तो 4 ग्राम में कितना H2O रिक्वायर्ड होगी वो निकाल लो, या फिर यहीं पे कर लो। या तो 400 ग्राम में 80 ग्राम SO3 तो 400 ग्राम में कितना H2O होगा, या फिर 100 ग्राम अगर सैंपल लेंगे यही वाला तो 400 में SO3 है तो 100 में कितना होगा, 20 ग्राम SO3 होगा। तो इसका मतलब अगर 20 ग्राम SO3 है तो वो पानी कितना रिक्वायर्ड होगा, 20 ग्राम है। इसके लिए मोल्स कितना आएगा मेरे भाई, इसका मोल्स आएगा 1/4। इसका मतलब इसका मोल्स भी 1/4, तो इसका वेट कितना आएगा, 0.5 ग्राम आएगा। इसका मतलब जो परसेंटेज लेबलिंग होगा, हाँ अभी सही बोल रहा है जुबैर कि 418/4 पड़ेगा। यस, 418/4, 100 में बात करते हैं, बस बात करते हैं। तो इसका मतलब 4.5 ग्राम ऐड करना होगा। परसेंटेज लेबलिंग कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसका मतलब 4.5, तो 100 जितना वाटर रिक्वायर्ड होता है तो 104.5% ये लेबलिंग होगा। हाँ तुम 400 ग्राम में 80 ग्राम कर लो, या 100 ग्राम में 20 ग्राम बोलो, या 400 ग्राम में 80 ग्राम रिक्वायर्ड है, तो ऐसा होता है 400 ग्राम में कितना रिक्वायर्ड होगा H2O, 100 ग्राम में कितना रिक्वायर्ड होगा वो निकालना पड़ेगा। सबको क्लियर हुआ? तो मेरे भाई ऐसा गलती मत कर लेना एग्जाम के दिन, एग्जाम के दिन में गलती मत करना। हम लोग 100 ग्राम निकालते हैं, ठीक है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। एक और लास्ट प्रश्न कराएंगे ओलियम से रिलेटेड, एक और लास्ट प्रश्न कराएंगे ओलियम रिलेटेड, ठीक है? मेरे भाई फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज लेबलिंग ओलियम, परसेंटेज लेबलिंग। फाइंड क्या करना है, कितना मिनिमम लेबलिंग हो सकता है और मैक्सिमम लेबलिंग हो सकता है, बता सकते हो क्या? हमें जवाब दे सकते हो क्या, मिनिमम और मैक्सिमम कितना लेबलिंग हो सकता है ओलियम का? कर ही देना हमें, मिनिमम और मैक्सिमम लेबलिंग हमें कोई बता सकता है कितना हो सकता है? जिसका जवाब आ जाएगा वो चैट पे जाएगा। इसका जवाब आया, वो जवाब लिखेगा चैट। हाँ सही जवाब है। ऋषिकेश सही जवाब है। तो मेरे मिनिमम लेबलिंग का बात करते हैं, हमको लेबल करना है। तो लेबलिंग कैसे मिनिमम कर सकते हैं हम लोग, ये SO3 हो ही नहीं, देखो SO3 की वजह से ही हमें पानी लेना पड़ता है, SO3 होने की वजह से ही पानी लेना पड़ता है। तो मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे, SO3 वेट, वेट SO3 है क्या कर लेते हैं, जीरो, जीरो कर दिए। तो इसका मतलब SO4 केवल कितना हो जाएगा, तो H2SO4 केवल 100 ग्राम हो जाएगा।
और सिर्फ SO3 है ही नहीं है, हम लोग लिमिटिंग केस का बात कर रहे हैं। तो लिमिटिंग केस में क्या होगा, मिनिमम लेबलिंग कब होगा, जब SO3 की वजह से ही लेबलिंग होगा, पानी मिलाना पड़ता है। तो SO3 को ही जीरो कर दिया, तो परसेंटेज लेबलिंग मिनिमम कितना हो जाएगा, तो लेवलिंग मिनिमम हो जाएगा वो 100% हो जाएगा। इसका मतलब 100% है, कभी भी लिखा वॉल्यूम का, इसका मतलब उसमें पानी मिलाने की जरूरत नहीं है, उसमें पानी की जरूरत नहीं है, वो प्योर H2SO4 है, प्योर H2SO4 है। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। हाँ, मैक्सिमम परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैक्सिमम परसेंटेज लेवलिंग के लिए SO3 जितना ज्यादा उतना ज्यादा हो सकता है। तो फॉर मैक्सिमम परसेंटेज लेबलिंग, परसेंटेज लेबलिंग, अगर हम मैक्सिमम परसेंटेज लेबलिंग का बात करें तो इस पर वेट H2O4 का जीरो कर देंगे 100 ग्राम में, और SO3 का क्या कर देंगे 100 ग्राम ले लेंगे। हाँ, अगर SO3 100 ग्राम है तो उसके लिए हमें कितना पानी लेना, जितना पी लेंगे उतना ही क्या हो जाएगा, लेबलिंग कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो ये सिंस 100 ग्राम, इसका मोल्स निकालोगे तो 100/80 जो कि 10/8 आएगा। तो इसमें पानी कितना मिलाना पड़ेगा, 10/8 मोल। और अगर इसका वेट निकालो तो कितना आ जाएगा, 10/8 इंटू 3 आ जाएगा, तो 180/8 आ जाएगा। ठीक है, 180/8 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो ये 22.25 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22.25 ग्राम्स आ जाएगा। तो परसेंटेज लेबलिंग जितना पानी मिलाएंगे उतना ही, तो परसेंटेज लेबलिंग ये मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, 100 में जोड़ दो इसको, 122.2% होगा। ठीक है, हो गया, क्लियर है, यस या नो, बताओ हमें। तो ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इस टाइप से आएगा, आपको मिलेगा तो आप बना लीजिएगा, किस तरीके से निकालते हैं। ध्यान रखना, हम 100 ग्राम में बनाने की कोशिश करो हमेशा, तो सही बनेगा, तो सही बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब मेरे भाई जो तीसरा टाइप का है, मेरे भाई जो तीसरा टाइप का जो होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, हम लोग दूसरा टाइप का कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े टिपिकल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में। अब तीसरा टाइप का जो टिपिकल कॉन्सेंट्रेशन टर्म, वो आ रहे बात टाइप्स ऑफ हार्डनेस पर, टाइप ऑफ हार्डनेस के ऊपर में बात करें, टाइप हार्डनेस पर हम बात करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ हार्डनेस, आप नाम सुने होंगे, आप नाम सुने होंगे कि वाटर में हार्डनेस आ जाता है, वाटर में जाता है, वाटर हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर का नाम सुने होंगे। तो सवाल है कि वाटर हार्ड या सॉफ्ट कैसे बन जाता है, उसमें थोड़ा प्रश्न कर लेते हैं। वैसे भी हम लोग को हाइड्रोजन चैप्टर में ये पढ़ना ही था, तो यहीं पे देख, यहीं पे देख लेते हैं। तो ये हार्डनेस आप भी दो टाइप का होता है, टेम्पोररी हार्डनेस होता है, और दूसरा जो होता है भाई वो परमानेंट हार्डनेस होता है। वो दूसरा क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस होता है, टेम्पोररी हार्डनेस, और दूसरा जो टाइप वो होता है परमानेंट हार्डनेस होता है। हाँ, सब टेम्पोररी हार्डनेस यानी पानी में ये टेम्पोररी हार्डनेस किस वजह से आ जाता है, इस बात को जानना चाहिए हम लोग को। तो ये क्या होता है, कैल्शियम 2+ Mg2+ भी हो सकता है, एंड इसमें कैल्शियम 2+ और Mg2 होगा तो टेम्पोररी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एंड साथ में जो अनायन है वो बाइकार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है, तो उसकी वजह से टेम्पोररी हार्डनेस आएगा, टेम्पोररी हार्डनेस आएगा। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से आता है, तो ड्यू टू कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट,
मैग्नीशियम सल्फेट। मेरे भाई इन लोग से परमानेंट हार्डनेस आता है, ठीक है। इसकी क्या आता है, परमानेंट हार्डनेस आता है। तो टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट। और परमानेंट हार्डनेस किस वजह से आता है, कैल्शियम का क्लोराइड या मैग्नीशियम का क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम का सल्फेट। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि परमानेंट किसकी वजह से आता है, तो सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स की वजह से आता है। किसका सल्फेट का क्लोराइड्स, तो मैग्नीशियम का और कैल्शियम का। टेम्पररी हार्डनेस की वजह से आता है तो बाइकार्बोनेट, इसके बाइकार्बोनेट तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से आता है। तो ये जो मेरे भाई ये जो टेम्पररी हार्डनेस या परमानेंट हार्डनेस जो भी आ गया तो उसको रिमूव करना होता है, उसको क्या करना पड़ता है, हमें रिमूव करना होगा, अदरवाइज काम करना हमें मुश्किल हो जाएगी। तो जिसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, इस टेम्पररी या परमानेंट को रिमूव करना, और इससे हमें कितना रिक्वायर्ड है क्या या कितना हार्ड ये मेजर किया जाता है, ये मेजर किया जाता है, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस या फिर टेम्पररी हार्डनेस सब में क्या मेजर किया जाता है, कितना हार्डनेस था, वो बात करते हैं। तो मेरे भाई रिमूव होता है। अब हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। रिमूवल टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी जो हार्ड हो जाता है उसको रिमूवल किया जाता है, ठीक है। तो मेरे भाई टेम्पररी हार्डनेस रिमूवल करने के लिए अपने पास में दो मेथड है। एक मेथड होता है बॉइलिंग, यानी बॉइल कर दो, और दूसरा मेथड होता है क्लार्क्स मेथड। दूसरा मेथड क्लार्क्स मेथड, ये साइंटिस्ट के दाब पर है। ये कुछ हम लोगों को तरीका, कुछ केमिकल्स मिलाने के लिए बताए जिससे क्या होगा, रिमूवल हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। मेरे भाई क्या होता है, पहला मेथड हम बॉइलिंग के बारे में बात करेंगे, बॉइलिंग के बारे में बात करेंगे। तो जैसे मेरे भाई कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है, उससे हम बाइकार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट पढ़ाए थे थर्मल स्टेबिलिटी में। कहाँ पे पढ़ा, थर्मल स्टेबिलिटी में। तो जब बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं ना मेरे भाई, कार्बोनेट और साथ में H2O बन जाता है। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट को और हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में ब्रेक कर जाएगा। हम उतना ज्यादा हीट नहीं करते, उतना ज्यादा पानी को हीट नहीं करते, इतना ही हीट करते हैं कि मेरा क्या हो जाए, बाइकार्बोनेट हट जाए, बाइकार्बोनेट हट जाए, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट हट गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, तो कार्बोनेट, कार्बोनेट मेरे में अब नहीं हार्डनेस पैदा, हार्डनेस कौन पैदा करता है, क्लोराइड, सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट। तो क्या करेगा, नहीं करेगा, और बल्कि ये प्रेसिपिटेट है, ये पानी में नीचे जाके बैठ जाता है, नीचे जाके बैठ जाता है, पानी प्योर हो जाएगा, बोल सकते हैं पानी सॉफ्ट वाटर हो जाएगा। पानी कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर हो जाएगा। बॉइल करने का मेथड है पहला, पहला मेथड था बॉइलिंग। दूसरा मेथड है मेरे भाई क्लार्क्स मेथड, क्लार्क्स मेथड जो साइंटिस्ट के नाम पे है। हाँ, तुम जानना चाहोगे सर किसकी वजह से ये ऐसा कैसे रिमूव हुआ है, क्लार्क्स मेथड में कैसे रिमूवल होता है हार्डनेस। तो मेरे भाई क्लास में रिमूवल करने के लिए लाइम, लाइम वाटर यूज किया जाता है। मेरे भाई लाइम, लाइम किसे कहते हैं, ऑक्साइड, कैल्शियम, हाँ इवन कहीं जगह पे क्विक लाइम भी लिखा रहता है तो कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, ठीक है। और दूसरा लाइम वाटर भी, मेरे भाई जाहिर सी बात है पानी में डालोगे तो ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तुम सबको पता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये पानी में डालने के बाद हाइड्रोक्साइड बना लेता है, हाइड्रोक्साइड ही बना लेता है। हाँ, अब सिर्फ हम लोग का जो मेन पर्पस है हार्डनेस को हटाने का, वो हम लोग क्या करते हैं, हाई कार्बोनेट्स को खत्म करके हम कोई दूसरा बना ले, जैसे कार्बोनेट बना लिए, आप तो सही है, ठीक है, अब तो सही हो गया। तो अपना मेन पर्पस ये है। तो सिर्फ कैसे करेंगे, तो जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिक्स कर, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड से या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिक्स कर दो,
तो होता क्या है मेरे भाई, ये जैसे ही मिक्स करते हैं तो ये कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा हो गया, तो कैल्शियम अब कार्बोनेट, पहले कार्बोनेट का बाई कार्बोनेट का अमाउंट ज्यादा था, कैल्शियम का कम था, तो दो कंबाइन हो गया। अब मेरे भाई कार्बोनेट अकेले एक कैल्शियम के साथ नहीं, बल्कि दो कैल्शियम जो था वो सबके साथ में अकेले कंबाइन हो गया। यहाँ पे एक कैल्शियम के लिए दो दो लोग जुड़ रहा था, अब एक कैल्शियम के लिए एक ही लोग जुड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम अब ज्यादा दे दिए, तो यहां से अब क्या होगा, इससे दो हाइड्रोजन निकल गया, CO3 तो बच गया, लेकिन दो हाइड्रोजन, हाँ रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो दो कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन बच गया, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया, तो H2O बच जाएगा, H2 बच जाएगा, H2O बच जाएगा। तो ये गेम है मेरे भाई, ये है, इस तरीके से रिएक्शंस होता है क्लार्क्स मेथड में। हाँ, वो क्लार्क्स मेथड ही बात याद रखता है, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज, यही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा केमिकल मिलाया जाता है, लाइव वाटर मिलाया जाता है, तो लाइव या लाइव वाटर जो भी ऑप्शन एक ही रहेगा, तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर यही क्वेश्चन है। हाँ, ये क्लार्क्स मेथड हो गया। अब हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को रिमूवल करने का बहुत सारा मेथड। सबसे पहले मेरे भाई A2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। हाँ, पानी में डालने के बाद क्या है, ये 10H2O बना लेता है, Na2CO3 H2O बना लेता है, जिसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जिसे हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अभी हमको उतना मतलब नहीं है, तो रिएक्शन होता है, उसका रिएक्शन हम बताएंगे मेरे भाई। जैसे मेटल का सल्फेट है, और तुम Na2CO3 कर, तो अगर एक्टिविटी सीरीज का नाम सुने होंगे कि हाईली मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है, तो सोडियम तो बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल होता है मेरे भाई, तो ये कैल्शियम को या मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देता है। तुम सोच भी सकते हो कि हाँ से तो गजब का गेम हो गया। यस में क्या होगा, और MCO3, और पता है मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट हो, सॉरी मैग्नीशियम का कार्बोनेट हो या कैल्शियम का कार्बोनेट, प्रेसिपिटेट होता है। M जो होगा कैल्शियम 2+ या Mg2+ होगा, कैल्शियम 2+ या Mg2+ होगा। तो ये गेम है मेरे में, ये गेम है MCl2, ठीक है, MCl2, और इसमें अगर Na2CO3 मिलाओगे, इसमें अगर तुम Na2CO3 मिलाओगे, तो यहाँ पर क्या होगा, NaCl बना लेगा। ठीक है, NaCl प्रेसिपिटेट होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है, लेकिन पानी में क्या होगा, पानी में ये सॉलिड होता है, और साथ में क्या बना देगा, MCO3, और फिर से MCO3 प्रेसिपिटेट होता है। तो बढ़िया मेथड है मेरे में, कुछ नहीं किए, एक हाईली रिएक्टिव मेटल, लो रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर दिया, और सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल के जाता है, ये तुम्हें जोन भी होगा, ये तुम मेरे से पहले भी जानते होगे मेरे भाई। ठीक है, तो ये गेम था। ठीक है, ये Na2CO3 से हम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट बना पा रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट बना पा रहे हैं, और जिससे वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, और हमें प्योर सॉफ्ट वाटर मिलेगा। तो ये तो एक मेथड। दूसरा मेथड जो है रिमूवल ऑफ परमानेंट मेरे भाई, ये भी बहुत फेमस है, बाई कैलगॉन मेथड। कैलगॉन मेथड से भी रिमूव किया जाता है। ठीक है, हाँ, तो आपको ये एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट आर मेथड्स फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्ड डिस्क। तो एक तो आपको Na2CO3 वो छोटा वाला बताया, और एक मेरे भाई हम कैलगॉन मेथड बता रहे हैं, इसमें जो कंपाउंड यूज किया जाता है Na6P6O। आपको याद होगा मेरे भाई, इसी को आपको याद होगा HPO3 होल N लिखे थे, याद करो, ट्राइमर थे, है ना, मेटाफॉस्फोरिक एसिड का,
ठीक है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड का ट्राइमर बनाए थे, तो आपको याद HPO3 था, देखो P6 है तो 6 3 जा 18, और जितना उतना ही Na लिए है, जितना H था उतना ही Na लिए है, तो यही है मेरे, हम लोग बोलते हैं साइक्लिक। और ये सिंस सोडियम का फॉस्फेट साइक्लिकल फॉर्म में होता है, वहां पर भी साइक्लिक का, ट्राइमर भी साइक्लिक। मेटाफॉस्फेट हम बताए थे, फॉस्फोरिक एसिड अगर हुआ इक एसिड होगा तो आयन के नेम पे क्या होता है, 8 होता है, तो साइक्लिक हेक्सा का फॉस्फेट। हाँ सोडियम का है तो सोडियम का लिख सकते हो आगे, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, ये कैल्कोन प्रोसेस में यूज होता है। हाँ कंपाउंड का नेम पूछा जा सकता है, जेई में ये नेम पूछ लेगा आपको, कैल्कोन मेथड कौन सा केमिकल यूज करते हैं, तो मेरे भाई इसी को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, दो Na को एक साथ लिख दिए, बाकी Na को अलग लिख दिए, तो ये अपना डिपेंड करता है, अपना जितना सुविधा होगा वैसे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऊपर वाले नीचे वाले लिखो। हाँ क्या नेम है ये पता होना चाहिए कि कैल्कोन मेथड में कौन सा। अब मेरे भाई मेटल क्लोराइड हो, मेटल सल्फेट हो, परमानेंट हार्डनेस का बात कर रहे हैं, तो मेरे भाई कुछ भी ले लो, कुछ भी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्या बन जाएगा हाथ से, ये जो दो Na है, मेटल का वैलेंसी 2 दिख रहा है, लेकिन मेटल कैल्शियम होगा या मैग्नीशियम होगा तो उसका वैलेंसी 2 होगा, तो यहाँ से Na4 P6O18, और साथ में NaCl बना देगा, साथ में 2NaCl बना देगा, तो मेरे भाई में रिप्लेस हो गया एक दूसरे से, हो गया 2 Na, समझ आया। तो हाँ सल्फेट होता तब भी वही होता, सल्फेट होता तब भी वही होता, यहाँ पे Na2SO4 बन जाता, Na2SO4 बन जाता, तो आपको कैल्कोन मेथड समझना है किस तरीके से रिप्लेस हो रहा है, ये जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं, जो कंपाउंड यूज हो रहे हैं, वो पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए, यही लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें। हाँ अरे भाई हम लोग ना जो भी परमानेंट हार्डनेस वाला मेथड है उससे हम हार्डनेस को भी रिमूव कर सकते हैं, मेरे भाई देखो बाइकार्बोनेट होता तो वो बाइकार्बोनेट को भी रिप्लेस कर देता है, क्योंकि सोडियम ज्यादा एक्टिव मेटल है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो परमानेंट हार्डनेस वाले से टेम्पोररी हार्डनेस रिमूव हो जाएगा, लेकिन टेम्पोररी हार्डनेस से परमानेंट नहीं होगा। इवन यहाँ पे भी तुम सोच सकते थे कि अगर कार्बोनेट होता तो वहां पर भी तो बन जाता है NaHCO3, और MCO3 बन जाता है, MCO3, NaHCO3 क्या होता, NaHCO3 से हार्डनेस नहीं आता, सोडियम के बाइकार्बोनेट हार्डनेस नहीं आता है, और यहाँ पे क्या हो जाता, मेटल कार्बोनेट जाता, मेटल कार्बोनेट बन जाता, तो जिससे हार्डनेस रिमूव हो जाता, जिससे हार्डनेस क्या हो जाता, रिमूव हो जाता, तो ये चीज तुमको समझना चाहिए, ये समझना होगा, और किस तरीके से सवाल आएगा वो अभी हम दिखलाएंगे तुम्हें। ये दूसरा मेथड हुआ, तीसरा मेथड मेरे भाई जियोलाइट मेथड, जियोलाइट मेथड, जियोलाइट, हाँ इसको एक और कुछ कुछ बुक्स में एक और नाम से भी लिखा हुआ मिलेगा, परम्यूटेड मेथड, परम्यूटेड मेथड मतलब एक केमिकल का नाम है मेरे पास, जियोलाइट या फिर परम्यूटेड नाम है, जियोलाइट या परम्यूटेड। हाँ तुम सोचोगे सर कंपाउंड होता है ये, तो मेरे पास तुमको कंपाउंड दिखलाना चाहिए, कैसा कंपाउंड होता है, Na2 Na2 Al2 Si28 XH2, इस टाइप का कंपाउंड .XH2। हाँ इसको लिखने का एक और फॉर्मेट है, एक और फॉर्मेट है, तुम जानो इसको भी, तुम कहोगे सर तो इसको लिखने का फॉर्मेट है NaAlSiO4 का होल ट्वाइस .XH2, मतलब तो सेम, चारों में से 2 कॉमन ले लिए, चारों में से 2 कॉमन ले लिए, ठीक है। एक और मेथड भी है मेरे पास लिखने का, अब ये होल ट्वाइस है ना मेरे, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, Na, कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है Na2O Al23.2SiO2.XH2, तो ये भी है मेरे भाई, ये भी मेथड है, सब लिखने का मेथड है, इसी को हम जैसे चाहेंगे वैसा लिख दिए, एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम 2 है, सोडियम 2 था तो 2 है, क्या था 2 था तो 2 से, सबको लिखने का अलग अलग मेथड है मेरे भाई। हाँ
इतना बड़ा बार बार, हाँ ये एग्जाम में आ सकता है आपका कि जियोलाइट मेथड में कौन सा केमिकल करते हैं, जियोलाइट मेथड में कौन सा केमिकल यूज करते हैं, तो ये पता होना चाहिए तुम्हें। परम्यूटेड, और मेरे भाई इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, NaP लिखते हैं, NaP। हाँ ये P बताता है परम्यूटेड। हाँ इसको ऐसे AlSiO4 है तो AlSiO4 को परम्यूटेड लिख दिया जाता है, दिया जाता है परम्यूटेड लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है, परम्यूटेड लिख दिया जाता है। आया बात समझ में, क्या लिख दिया जाता है, परम्यूटेड लिख दिया जाता है। ये रिप्रेजेंटेशन है मेरे भाई, क्या है ये, रिप्रेजेंटेशन है। आई बात में, जियोलाइट मेथड, परम्यूटेड मेथड, हाँ ये सब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। हाँ इस चैप्टर में आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन में जरूरत पड़ेगा। तो कुछ नहीं, रिएक्शन तो बहुत आसान है मेरे भाई, पी को हटा देंगे, बस दूसरा मेटल रिप्लेस हो जाएगा। आपको पता है कि हाई मेटल रिप्लेस कर देता है लेसर रिएक्टिव मेटल को, लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। वही कुछ अभी एग्जांपल लिख देंगे इसके अंदर। हाँ, और एक और मेथड सिखाएंगे, फिर क्वेश्चन पार्ट में आएंगे। मेरे का क्वेश्चन पार्ट मजेदार होता है, डिफिकल्ट भी बोल सकते कि होता है, रिलेटिवली थोड़ा सा सोचना पड़ता है सवाल बनाने को। डीपीएस में इससे क्वेश्चन बहुत सारे मिस्टेक दिए गए हैं, तो उस चीज MCl2 प्लस 2NaP यहाँ पे क्या होगा रिएक्शन में, P हम AlSiO4 को P लिख दे रहे हैं, तुम समझ जाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaCl बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, MP2 बन जाएगा। P का वैलेंसी 1 है तो यहाँ पे P2 बन जाएगा, ठीक है, MP2। और ये प्रेसिपिटेट, ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है परम्यूटेट। तो इस तरीके से क्या होता है, हाइड्रोजन में क्या होता है, सॉरी पानी में क्या होता है, जो हार्ड प्रेजेंट होता है, हार्डनेस जिसकी वजह से आता है उसको रिमूव किया जाता है। हाँ, एक लाइन और है, जिस मेथड से परमानेंट हार्डनेस बना उससे टेम्पररी हार्डनेस भी रिमूव हो, लेकिन परमानेंट हार्डनेस को इसीलिए केमिकल से रिमूव करते हैं ताकि वो रिमूव हो। टेम्पररी सर परमानेंट हार्डनेस वाला मेथड ही लगा दीजिए, तो परमानेंट हार्डनेस वाला थोड़ा महंगा मेथड होता है, कॉस्टलियर होता है, और हम लोग चीपर कॉस्ट में चाहते हैं, चीप चाहते हैं इसीलिए, ठीक है। तो अब लेकिन परमानेंट वाला टेम्पररी हार्डनेस के मेथड से नहीं हो पाता है। अगला मेरे भाई, अगला मेथड जो है आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। ये बहुत फेमस है मेरे पास, इफेक्टिव मेथड है, मोस्ट एफिशिएंट मेथड माना जाता है रेजिन मेथड। रेजिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। रेजिन क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। हाँ ये मेथड को बोला जाता है मोस्ट एफिशिएंट मेथड, सबसे अच्छा मेथड, मोस्ट एफिशिएंट मेथड, ठीक है। इसमें होता है ना मेरे भाई, आयन का एक्सचेंज होगा, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आयन को क्या कर जाएंगे, एक्सचेंज करेंगे। इसमें दो कंटेनर्स हुआ करते हैं मेरे, दो कंटेनर्स हुआ करते हैं, इस तरीके से क्या होते हैं, दो कंटेनर होते हैं मेरे भाई। कटायन एक्सचेंजर होता है, आयन का मतलब कटायन, और एक होता है मेरे भाई अनायन एक्सचेंजर, एक दूसरा क्या होता है, अनायन एक्सचेंजर होता है। कटायन एक्सचेंजर होता है और एक दूसरा जो होता है वो अनायन एक्सचेंजर होता है। एक कटायन एक्सचेंजर और दूसरा जो होता है क्या होता है, अनायन एक्सचेंजर होता है। कटायन एक्सचेंजर और दूसरा अनायन एक्सचेंजर होता है, ठीक है। एफिशिएंट मेथड, मोस्ट एफिशिएंट मेथड है आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, ठीक है। कटायन एक्सचेंजर अनायन, तो मेरे आयन एक्सचेंजर में क्या होता है, फिर अनायन में क्या होता है बताते हैं। तो इन कटायन एक्सचेंजर, हाँ देखो ये एक स्टेप में भी करा सकते हो, मल्टीपल स्टेप भी करते हो, डिपेंड करता है तुम कितना स्टेप में कराना चाहते हो। वॉइस कट रहा है, कहाँ से कटा एक बार वापिस रिपीट कर देंगे, कहाँ पर से कटा, बीच में आया था रेड यहाँ पे मेरे पास, कहाँ पर से कटा है आप बताएंगे तो वहां रिपीट कर देंगे। अगर सब चीज सुने तो कोई दिक्कत नहीं है, कटा है तो बता देना।
वेदर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, इस नेटवर्क इश्यू आ रहा था बट हो रहा था, तो फिर से हम कटाए आयन एक्सचेंजर को वापस रिपीट कर देते हैं। हम एक्सचेंजर को वापस एक बार रिपीट कर देते, अभी तो क्लियर है ना, अभी तो क्लियर है ना? यस या नो जल्दी से बताओ, जल्दी दो। हाँ ठीक है, तो हम आयन एक्सचेंजर मेथड को रिपीट कर रहे हैं। शोभित बोल रहा नहीं है, अभी भी उतना क्लियर नहीं है। अच्छा, तो हम एक बार डिस्कनेक्ट होकर के रिकनेक्ट होते हैं, एक बार डिस्कनेक्ट होकर के रिकनेक्ट होते हैं, शायद स्पीड बढ़े। क्या काम कर रहा है, तो लैग पड़ रहा है। आईडी एक बार आप तो रिप्लाई करना कि अभी भी लैग हो रहा है या आप थोड़ा ठीक हो गया। सही है, चलो ठीक है, आज थोड़ा ज्यादा ही नेटवर्क इश्यू है। तो आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड में क्या होता है मेरे भाई, तो हम बताए इसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसको रेजिन कहा जाता है, बड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जैसे कि सोप्स वोप्स पढ़ते होंगे ना आप लोग, उसी टाइप से यहाँ पर भी एक बड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसको रेजिन बोला जाता है। हाँ, इसमें आयन एक्सचेंजर होते हैं, कटायन, आयन में एक कटायन होता है और एक अनायन होता है। हाँ, ये बहुत बढ़िया मेथड है मेरे, बहुत अच्छा मेथड है। हाँ, इसमें एक्सचेंजर मेथड में, आयन एक्सचेंजर मेथड में क्या होता है, तुम एक स्टेप में भी करा सकते हो और मल्टीपल स्टेप में भी करा सकते हो। तो क्या होता है ना मेरे भाई, कहीं कहीं पे आपको RSO3H लिखा रहेगा। आर एक अल्काइल ग्रुप होता है, ऑर्गेनिक में जो अल्काइल ग्रुप होता है ना, वही होता है मेरे भाई। इसी को ना बहुत जगह पे इसको SO3 को भी हटा करके RH लिखा रहता है, RH को भी लिखा रहता है। और साथ में क्या लेते हैं मेरे भाई, कटायन लेते हैं। किस कटायन को एक्सचेंज करना है मेरे भाई, जो कटायन है मेरा वो मेटल का, कैल्शियम का होगा या मैग्नीशियम का होगा, कैल्शियम का होगा या मैग्नीशियम का होगा, उसको हटाना है। तो मेरे में हम क्या किए, उसका कटायन वाला पार्ट को यहाँ पे ले लिए। किसका कटायन वाला पार्ट, जिसकी वजह से हार्डनेस है, जिसकी वजह से हार्डनेस है उसका कटायन वाला पार्ट ले लिए। और ये क्या है, रेजिन है मेरे भाई। रेजिन को रिप्रेजेंट तुम इस वाले से कर सकते हो, इस वाले से कर सकते हो, दोनों मेथड सही है। तो ये कैसे क्या होगा, मेटल जो होगा ये H प्लस को निकालेगा, कटायन एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कटायन कौन है, एसिड्स है, ये एसिड है, ये हम बताना चाहते हैं तुमको। ये रेजिन जो है यहाँ पर एसिड लिया गया है, ये एसिड है मेरे भाई। तो ये एसिड्स क्या देंगे, H प्लस देंगे। और मेरे भाई मेटल का वैलेंसी 2 है, तो R2M लिख दिए। ठीक है, हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, तुम इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे चलो, तुमको लग रहा होगा सर उस फॉर्म में क्यों नहीं लिखते हैं यार, तो मेरे में RSO3 होल ट्वाइस और यहाँ पे M लिख दो, और साथ में H प्लस निकल जाएगा, साथ में H प्लस निकल जाएगा। अगर SO3 वाले फॉर्म में लिखो तो ऐसे लिखना पड़ेगा, सिर्फ वैलेंसी इसका 1 है और मेटल का वैलेंसी 2 है, तो सेट कर ले। हाँ, तुम इसको नंबर ऑफ स्टेप्स पे क्या बोलना चाहते थे, पहले दूसरा मेटल लो और फिर वो वाला मेटल जो जिसको हमको एक्सचेंज कराना है, जिसको एक्सचेंज कराना है। ठीक है, तो मेरे भाई ये जो मेटल का कटायन पार्ट था ये इस तरीके से आ गया। अभी फायदा नजर नहीं आ रहा होगा, अभी जब हम अनायन एक्सचेंजर में का गेम खेलेंगे तब आपको समझ में आएगा रियल मायने में क्या हो रहा है। अनायन एक्सचेंजर में जानना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इन अनायन एक्सचेंजर, अनायन एक्सचेंजर में क्या होता है, इसको पूरा को आपको रिवाइज करना होगा। ठीक है, घर में जाकर के अनायन एक्सचेंजर में क्या होता है, तो यहां पर भी एक रेजिन लेते हैं। कैसा रेजिन लेते हैं मेरे में, तो जनरली इस टाइप का रेजिन होता है RNH3OH, अनायन बेस लेते हैं। ये बेसिक रेजिन होता है, ये बेस होते हैं। उसमें हम लोग कटायन एक्सचेंजर में एसिडिक रेजिन लेते थे जो H प्लस दे। हाँ, H प्लस कटायन होता है, OH माइनस क्या होता है, अनायन होता है। मेटल का कटायन वाला पार्ट वहां पे आ गया था, अनायन। जैसे मान लो क्लोराइड होगा मेरे पास, तो Cl माइनस होगा, क्लोराइड होगा तो Cl माइनस होगा। ये क्या होगा, हाँ, इसको भी ROH लिख सकते हो, इसको भी ROH लिख सकते हो।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RNH3Cl हो जाएगा, RNH3Cl बन जाएगा, या फिर RCl लिख दो अगर इस फॉर्मेट लिखोगे तो, और साथ में OH माइनस निकल जाएगा। फिर से इसको दूसरा अनायन लेते, मल्टीपल स्टेप में करते, फिर यहाँ पे एक दूसरा बनता, फिर से एक बार और रिपीट करते। तू कहना चाहते हो सर, कहना क्या चाहते हो, नहीं समझ मेरे पास। जैसे यहाँ पे Cl माइनस लिए ना, यहाँ पे हम कोई दूसरा अनायन ले लेते, लेट से B माइनस, B कोई अनायन है, B माइनस, तो पहले B लगता जा करके, फिर अगला स्टेप में यहाँ पे RB लग जाता, RB लग जाता, RB प्लस Cl माइनस लेते, तो फिर ये B माइनस वापिस निकलता और Cl जुड़ जाता। तो नंबर ऑफ स्टेप्स में भी तुम अनायन को एक्सचेंज कर सकते हो, ये मेथड है मेरे भाई, इसमें एक्सचेंज हो जाता है। अब क्या होता है, जो कटायन एक्सचेंजर था उसमें से H प्लस दोनों को मिक्स कर देते हैं फाइनली, कटायन एक्सचेंजर और अनायन एक्सचेंजर वाले पार्ट को मिक्स कर देते हैं, और ये फाइनली प्योर वाटर दे देता है, फाइनली प्योर वाटर दे देता है। और मेरे पास फायदा क्या होता है, यहाँ पर जो तुम्हारा Cl माइनस है, अच्छा नंबर ऑफ स्टेप्स वाला देखो, हम वो वाला भी बता देते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स वाला। जैसे मान लो तुम कटायन एक्सचेंजर का बात है, सीई कटायन एक्सचेंजर बात करें, तो जैसे RS लेते और यहाँ पे पहले मेटल ले लेते, सोडियम मेटल, तो पहले क्या होता, RNA बनाता और H प्लस देता। हम क्या करते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप में, ये Na को हमको फाइनली तो वो मेटल को रिप्लेस करना है, कैल्शियम को या मैग्नीशियम को, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे R2M और यहाँ पर से Na प्लस निकाल देते, 2 यहाँ पे 2 लगा देते, 2 लगा देते। समझ में आया, रियल मायने में ऐसा ही होता है, रियल मायने में यही वाला स्टेप होता है, पहले वाला नहीं होता, लेकिन कुछ जगह पे वो भी लिखा रहता है, इसलिए बताया। और अनायन एक्सचेंजर में RCl लेते, सॉरी ROH लेते पहले, और इसमें कोई दूसरा अनायन लेते, लेट से X माइनस लेते, तो ये क्या बना लेता, RX बना देता और OH माइनस बना लेता। और फिर मेरे भाई ये RX में हम Cl माइनस, अगर क्लोराइड था मैग्नीशियम का तो Cl माइनस आता। हाँ Na मोर एक्टिव है, Na मोर एक्टिव है, तो हम एग्जांपल लिए, अभी हम ऐसा एग्जांपल ले लिए श्रुति, कोई दूसरा मेटल भी हो सकता है, हम तुमको बताना चाहते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स तुमको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गया हो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। हम जरूरी नहीं है कि यहाँ पे Na होगा, हम सिर्फ तुमको समझाना चाहते हैं किस तरीके से किया जा रहा है। तो RCl और यहाँ पर X माइनस निकल जाएगा, तो फायदा क्या हुआ, अगर हम NaX बाहर से मिलाए थे तो यहाँ पर से Na मिल जाएगा, यहाँ पर से X मिल जाएगा, वापिस Na और X वापिस मिल गया, Na और X वापिस मिल गया, और मेरे भाई ये H और OH मिल करके पानी बना दिया, क्या बना दिया, पानी बना दिया। तो ये है मल्टीपल स्टेप, इवन तुम 2 से ज्यादा स्टेप में भी कर सकते हो, और भी स्टेप कर सकते हो, ये है मेथड मेरे भाई। दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, दोनों कंटेनर को, ठीक है। और फिर फाइनली क्या होता है, ये आयंस हट जाते हैं जिसको हटाना था, और हमको प्योर वाटर मिल जाता है, H प्लस OH माइनस के फॉर्म में प्योर वाटर बन जाता है। तो ये मेथड है अपना रिमूवल का, आयन एक्सचेंज रेजिंग मेथड के थ्रू, और इसको मोस्ट एफिशिएंट मेथड कहा जाता है, ठीक है। हाँ यहाँ पे एक बात हम लिख देते हैं तुम लोग को, यहाँ पे एक बात हम लिखवाना चाहेंगे तुम्हें, तुमको क्या बात लिखवाना चाहते हैं, तो द टेम्पररी हार्डनेस, ऐसे लिखो, डा मत लिखो, टेम्पररी हार्डनेस, हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड, कैन बी रिमूव्ड बाय परमानेंट हार्डनेस मेथड, परमानेंट हार्डनेस मेथड, मतलब जो टेम्पररी हार्डनेस मेथड है, और टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करना है तो परमानेंट हार्डनेस को यूज कर सकते हैं। वाइस वर्सा, इसका ऑपोजिट ट्रू नहीं है, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ठीक है मेरे भाई। उस केस में नहीं हट पाएगा, उस केस में नहीं हट पाएगा, तो जो जिससे हम टेम्पररी हार्डनेस हटाते थे उससे केवल टेम्पररी हार्डनेस ही हटेगा, लेकिन परमानेंट वाला मेथड को हम टेम्पररी हार्डनेस में भी इम्प्लॉय कर सकते हैं, ठीक है, उसमें टेम्पररी हार्डनेस में भी इम्प्लॉय कर सकते हैं, लेकिन इसका अपोजिट ट्रू नहीं है, इसका अपोजिट ट्रू नहीं है, यानी परमानेंट वाले को हम टेम्पररी हार्डनेस मेथड से रिमूव कर ले, ऐसी बातें नहीं है। एक बार हमें बताओ लैग तो नहीं ना हो रहा है, क्योंकि अब मेरे सामने यहाँ पे रेड हो गया है, ठीक है। जहां पे होगा तुरंत इन्फॉर्म करना।
तो मेरे भाई ये हम हार्डनेस का मेथड तुम्हें बताए, किस तरीके से परमानेंट हार्डनेस, किस तरीके से टेम्पररी हार्डनेस रिमूव होता है। एक बार जल्दी से हम 2 मिनट में सारी बातों को रिपीट कर रहे हैं, 2 मिनट में सारी बातों को रिपीट करने जा रहे हैं, जो जो बात अभी तक हम बताए हैं। क्या क्या बात बताए हार्डनेस में? तो हार्डनेस दो टाइप्स के होते हैं, एक टेम्पररी हार्डनेस होते हैं और दूसरा परमानेंट हार्डनेस होता है। टेम्पररी हार्डनेस को कैसे रिमूव कराया जाए? टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होता है? तो बाइकार्बोनेट्स की वजह से होता है। किसका बाइकार्बोनेट्स? तो कैल्शियम का और मैग्नीशियम का। हाँ, टेम्पररी हार्डनेस के बारे में बात की। टेम्पररी हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाता है? तो बॉइल करके किया जाता है मेरे में। या दूसरा मेथड था क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड में क्या करते हैं? लाइम मिलाते, लाइम या लाइम वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिक्स कर लेते हैं। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होता है? तो परमानेंट हार्डनेस होता है सल्फेट्स, क्लोराइड्स। किसका क्लोराइड्स, किसका सल्फेट? तो कैल्शियम का या मैग्नीशियम का होता है। इसको रिमूव करने के लिए कौन कौन से मेथड है? तो Na2CO3, वॉशिंग सोडा मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? वॉशिंग सोडा मिला के रिमूव किया जा सकता है। दूसरा मेथड कौन सा था हम लोग के सामने में? कैल्कॉन मेथड था, जिसमें सोडियम का क्या लिए थे हम लोग? साइक्लिक हेक्सामेटाफॉस्फेट लिए थे, साइक्लिक हेक्सामेटाफॉस्फेट Na6P6O18 लिए थे। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखे? कैल्कॉन मेथड के बाद परम्यूटेड मेथड देखे, जिसे जियोलाइट मेथड भी कहते थे। जियोलाइट का एक फॉर्मूला था मेरे में, क्या था? Na2Al2SI2O8.XH2O था। ये सब याद होना चाहिए, इसी को जियोलाइट कहते हैं और उसी को हम लोग Na और बाद में P परम्यूटेड बोला जाता है। ठीक है, अब मेरे भाई ये भी हुआ, इससे भी रिमूवल हो जाता है। और लास्ट में हम तुम्हें सिखा है आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड से रिमूवल होता है, जिसमें आयन एक्सचेंज हो जाता है। हाँ, तो ये सारे बातें हैं मेरे भाई। ठीक है, ठीक है। तो हार्डनेस किसकी वजह से आता है? तो कैल्शियम का, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, टेम्पररी, परमानेंट, सब बता दिए हम मेरे भाई। लेकिन पता है एक बड़ा गेम है मेरे भाई, उस बात को तुमको नहीं पता होगा तुम्हारा सारा सवाल गलत बन जाएगा। मेरे भाई लिख देते हैं पहले, फिर समझाते हैं क्या लिखा होता है। हार्डनेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे भाई। हार्डनेस इज मेजर्ड in terms of ppm of कैल्शियम कार्बोनेट। बड़ा गेम है मेरे। हम लोग क्या करते हैं? हार्डनेस को जो मेजर करते हैं ना, वो पीपीएम में मेजर करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि तुम्हारा, अब तुमको लग रहा होगा सर क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, इसके आगे लिख लेना इन जनरल। इन जनरल पहले ही लिखवाना चाहिए था हमें, बट सिंस हम नहीं लिखवा पाए, आपको कोई दिक्कत नहीं, बाद में लिखो इन जनरल। हाँ, इन जनरल जो हार्डनेस होता है मेजर किया जाता है टर्म्स ऑफ, किसके टर्म में? कैल्शियम कार्बोनेट के। अब तुमको ना बहुत अजीब सा लगेगा इस लाइन को पढ़ करके, अब हम तुमको इसका मतलब समझाते, थोड़ा सा 2 मिनट को पेशेंस रखना। क्या करना ना मेरे भाई, क्या करना कि सबसे पहले जैसे ना हम एक एग्जांपल से समझाते हैं मेरे भाई। ठीक है, एक एग्जांपल हम सोचने दो, जिस तरीके से तुम्हें एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, सबसे पहले क्या करो ना मेरे भाई, कैल्शियम कार्बोनेट का मोल्स निकाल लेना। क्या करना? कैल्शियम कार्बोनेट का मोल्स पता करना। लेकिन तुम लोग कैसे पता करेंगे, अभी बताएंगे कैसे पता करना, कैसे पता करना। क्या करना? मोल्स को फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, मोल्स पता चल जाएगा। अब मोल्स पता चल गया ना, तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का तुमको मोल्स पता चल गया, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और हार्डनेस किसके टर्म में मेजर करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म। तो जो मोल्स आया ना कैल्शियम कार्बोनेट का, ये इक्वल टू होगा जिसकी वजह से हार्डनेस आई। बड़ा कंफ्यूजिंग है मेरे भाई, समझाएंगे तुमको। जिसकी वजह से हार्डनेस, जिसकी वजह से हार्डनेस, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू जिसकी वजह से हार्डनेस आई, इसके वजह से हार्डनेस आई। अभी तुमको लाइन का मतलब समझाते हैं, उसका पहले तो हिंदी मतलब तुमको समझाया, बहुत कंफ्यूजिंग है मेरे भाई, बहुत दिक्कत आता है, बहुत लोग इस सबको क्वेश्चन को बना नहीं पाते।
ये हार्डनेस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना इतना आसान बात नहीं। इवन पता है तुम्हारे सीडीपीएस में भी जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें मैक्सिमम गड़बड़ है, मैक्सिमम कुछ ना कुछ छोटा छोटा एरर है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम हमसे पूछना है आपको किस सवाल में एरर है, वैसे हम पहले ही हम वो इंडिकेट कर देंगे कि कहाँ कहाँ पर एरर है, हम कोशिश करेंगे आपको पहले ही लिख करके भेज दें। एक तो क्वेश्चन ही पूरा गलत है मेरे, ठीक है, शायद क्वेश्चन नंबर 5 सीडीपीएस नंबर 7 का नंबर 5 एरर है पूरा पूरा, शायद हम बता देंगे आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी तरीके से तुम कैल्शियम कार्बोनेट का 2 मोल निकाले, ठीक है, और मेरे भाई ना हार्डनेस जो आई है, हार्डनेस की वजह हार्डनेस की वजह कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl। इसकी वजह है, हार्डनेस की वजह जो है कैल्शियम क्लोराइड है। समझ में आ रहा है क्या है, हम लोग कैलकुलेट किए, तुमको लिखा हुआ है पीपीएम में लिखा हुआ है, एक्चुअली में ना तुमको कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीएम गिवन होगा, पीपीएम से मोल को निकालना मेरे भाई, यहाँ पे लिख लो पीपीएम से मोल्स को फाइंड आउट करना। हाँ, अब जैसे ना 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट अगर लिखा हुआ है और हार्डनेस किसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से हार्डनेस नहीं आता है, हार्डनेस किसकी वजह से आया हुआ, क्लोराइड लिखा है आपको क्वेश्चन में, किसकी वजह से हार्डनेस आया है, कैल्शियम क्लोराइड की वजह से। इसका मतलब क्या चीज है ना, नंबर ऑफ मोल्स जो होगा कैल्शियम कार्बोनेट का वो असल में 2 मोल है, वो है असल में 2 मोल। आपको गिवन होगा कितना पीपीएम CaCO3 है, तो क्या करो उसका मोल्स निकाल लो कैल्शियम कार्बोनेट का। दरअसल वो कैल्शियम कार्बोनेट का मोल नहीं है, जिसकी वजह से हार्डनेस आया है उसकी मोल्स गिवन है। समझ गए, इसका मतलब है इट मीन्स क्या बोले, कुछ समझ में आया, कुछ दिमाग में गया, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी आपको। बट हमें ये बताओ ये जो बात कहे वो समझ में आया कि नहीं, थोड़ा बहुत भी समझ में आया? हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। हाँ मेरे भाई, क्वेश्चन करते करते समझ में आ जाएगा, 2-3 क्वेश्चन अभी हम कराएंगे, इसमें कराना पड़ता है हमें, तब जाकर के पूरा क्लियर होता है। चलो मेरे भाई क्वेश्चन करते हैं फिर समझाते हैं। 10, हाँ इवन पता है अगर कभी मान लो कैल्शियम क्लोराइड का तुम मोल्स पता कर लिए, उसको उल्टा भी बोल सकते हो कि 2 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट है। समझ गए, उल्टा भी बोल सकते हो, मतलब घुमा फिरा के बराबर बात है। हाँ, जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में हार्डनेस को, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है वो, जैसे ओलियम का एक रिप्रेजेंटेशन था परसेंटेज लेवलिंग का, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब है, उसी तरीके से इसका भी एक मतलब है, क्या मीनिंग होता है हार्डनेस गिवन होगा, तो उसका मतलब कभी भी हार्डनेस गिवन हो रहा है, इसका मतलब समझ लेना कैल्शियम कार्बोनेट का मोल्स गिवन है या पीपीएम गिवन है। तो 10 लीटर ऑफ हार्ड वाटर, 10 लीटर हम लोग हार्ड वाटर लिए, रिक्वायर्स 5.6 ग्राम ऑफ लाइम। मेरे भाई 10 लीटर है हार्ड वाटर जो कि 5.6 ग्राम लाइम को रिक्वायर्ड करता है फॉर रिमूविंग हार्डनेस। हाँ, लाइम का मतलब CaO होता है, लाइम वाटर का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम कहीं पर लिखा हुआ उसका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड समझिएगा, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। हेंस, या फिर लिखो फाइंड करो, फाइंड टेम्पररी हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ, हार्डनेस भी लिख लेना, इन टर्म्स ऑफ पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ ऐसा ही क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में लिखा है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, फिर हम बताएंगे मेरे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे तुम कंफ्यूज कर सकते हो, तो मेरे भाई यहाँ पे कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है, हम तुमको हिंट कर देते हैं कैसे सवाल को बनाना है, कैसे सवाल को बनाना है इस बात को हम हिंट कर देते हैं, ठीक है। इस सवाल को हम हिंट कर इसको हम बताएंगे इसका पार्ट का सोल्यूशन, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगा। मेरे भाई लिखा हुआ क्या चीज है कि 10 लीटर हार्ड वाटर लिया, हमको नहीं मतलब है कितना लीटर आप ले रहे हैं कितना नहीं ले रहे हैं, अभी हमको उतना ज्यादा मतलब नहीं है, उतना ज्यादा मतलब नहीं, पहला बात तो, ठीक है। कोई हार्ड वाटर है जिसमें हार्डनेस रिमूव करने के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, क्लार्क्स मेथड यूज कर रहे हैं, क्योंकि लाइम मिला रहे हैं पता चलेगा।
हाँ ये भी लिख दिया गया टेम्पररी हार्डनेस, तो और भी स्पेसिफाई हो गया। वैसे भी लाइन मिला रहे थे तो ये भी क्लियर था कि टेम्पररी हार्डनेस। हमको बस इतना ही बता दो टेम्पररी हार्डनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लोराइड्स होता है, सल्फेट्स होता है, बाइकार्बोनेट्स होता है, कौन होता है, कौन होता है? बाइकार्बोनेट्स। तो मेरे भाई हमको तो ये गिवन नहीं है किसका बाइकार्बोनेट है, किसका बाइकार्बोनेट है, तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम एम एम लिख दिए। एम का मतलब कोई भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, हम एज्यूम कर लिए कोई भी हो सकता है, ठीक है। एम का मतलब, हाँ इसको रिमूव किसके साथ में किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है? हाँ प्लस और भी कुछ कुछ बनेगा, हमको मतलब नहीं है कि और क्या क्या बनेगा, पानी बनेगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, हमको कोई मतलब नहीं है। हाँ क्या लिखा गया है आपको कि हमको 10 लीटर लेंगे तो 5.6 ग्राम लाइम का रिक्वायरमेंट है। 5.6 ग्राम, इसका मतलब अगर मोल्स निकालोगे तो ये 56 होगा मॉलिक्यूलर मास, तो 0.1 मोल आ जाएगा। मेरे भाई अगर 0.1 मोल ये है, अगर 0.1 मोल ये है, तो ये रिएक्शन तो बैलेंस्ड होता है। तुम कैल्शियम मिलोगे तो इधर कुछ नहीं करना पड़ता, इधर करना पड़ता है, इधर कुछ नहीं करना पड़ता। तुम रिएक्शन को पीछे पलट के देखो, इधर 2 ना 3 कुछ नहीं लिखना होता है, सिर्फ यहाँ पे 2 लिखना होता है अगर कैल्शियम रहता है, और मैग्नीशियम रहेगा तो वो भी नहीं लिखना पड़ेगा। तो मेरे पास अगर इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो इसका भी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। तो बताओ इसका मोल्स 0.1 मोल है तो इसका कितना मोल्स होगा, जल्दी से बताओ चैट पे। अगर इसका 0.1 है तो इसका कितना मोल्स होगा, 0.1 मोल्स ही होगा, ये समझना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे चाहे मैग्नीशियम हो चाहे कैल्शियम हो, इतना ही स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता, तो पीछे पलट के देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं बदलेगा, चाहे मैग्नीशियम होगा चाहे कैल्शियम। तो अगर इसका 0.1 मोल है तो इससे हम ये पता कर लिए कि इसका भी कितना होगा, 0.1। और मेरे भाई अगर इसका सिर्फ अगर कैल्शियम क्लोराइड का 2 मोल्स है तो इसको हम समझेंगे क्या, 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसको भी हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे कि इसकी वजह से हार्डनेस है, 0.1 मोल किसकी वजह से, बाइकार्बोनेट। इसका मतलब हम बोलेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे हम 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट ये 0.1 है, तो ये किसके बराबर होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। यही इंटरप्रिटेशन है, यही तो आपको समझना, यही तो गेम हो जाता है मेरे, यही पे फंस जाता है स्टूडेंट, कैसे इसको लिखा कैसे जाए। मेरे भाई मोल्स पता चल गया, लेकिन ये सब कितना लीटर पानी में पता चल रहा है, 10 लीटर पानी में। या फिर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लो तो 100 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास होता है, तो 10 ग्राम आ जाएगा। तो 10 लीटर वाटर कंटेन्स कंटेन्स 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर आप जोड़ करके लिखो, सॉल्यूशन का वेट चाहे नहीं लिखो वो नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल होगा। हमको तो 10 लीटर में नहीं निकालना होता है, हमको पीपीएम में आंसर निकालना होता है, पीपीएम में। तो पीपीएम का मतलब होता है 10 का पावर 6 मिलीलीटर, या डेंसिटी वाटर का क्या होता है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है, पर मिलीलीटर होता है। तो डेंसिटी बोलो पानी के टन में, या फिर वेट बोलो ग्राम्स में बोलो, बात बराबर है। तो मेरे में 10 लीटर का मतलब मिलीलीटर में कितना आएगा, 10 का पावर 4 मिलीलीटर। 10 का पावर 4 मिलीलीटर कंटेंस कितना करता है, 10 ग्राम। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना कंटेन करता है, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट करता है। आ रहा बात समझ में। तो मेरे भाई हमको तो 10 का पावर 6 मिलीलीटर, या इसी को हम 10 का पावर 6 ग्राम भी बोल सकते हैं, क्योंकि वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1 होता है। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है ये सब, तो इधर 100 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब ऑफ पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा, सॉरी 1000 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इज इक्वल टू 1000 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, पीपीएम कैसे रिप्रेजेंट करना है, कुछ दिमाग में गया, थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ यस या नो। अभी 2-3 प्रश्न और करेंगे तब जाकर के पूरा ये पीपीएम वाला, ये मेरे में पूरा पूरा हार्डनेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इतना जल्दी क्लियर नहीं होता है। एक बार और मेरे भाई, यहाँ पर यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का दिया गया था,
हाँ, टेम्पोररी हार्डनेस है तो मेटल का बाइकार्बोनेट ही होगा। तो अगर इसका जितना स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता उतना ही इसका होगा, चाहे कैल्शियम हो चाहे मैग्नीशियम हो। तो इसका मोल्स पता, तो इसका जिसकी वजह से हार्डनेस है वही मोल्स किसके बराबर होता है, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इंटरप्रिटेशन है, ये लिख लो यहाँ पर, ये इंटरप्रिटेशन है, इसको इंटरप्रेट करने का तरीका है ये। तरीके से वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया जाता है, उस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो जितना इसका होगा उतना ही मोल्स लिख देंगे। तो मेरे पास बाइकार्बोनेट का कितना मोल्स आया, 0.1, उसी को कैल्शियम कार्बोनेट का मोल्स के बराबर लिख दिए। इसका मॉलिक्यूलर मास 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 ग्राम हो जाएगा। 10 ग्राम। कितना लीटर वाटर गिवन था, 10 लीटर पानी में 10 ग्राम है, इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करिएगा तो 10 का पावर 4। हमको तो पीपीएम भी निकालना है तो 10 का पावर 6 भी निकालेंगे। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। यस या नो सबको जवाब दो एक साथ। चलो मेरे भाई एक दो प्रश्न और करेंगे, धीरे धीरे क्लियर होता है ये। थोड़ा सा टाइम स्टार्टिंग में ही बोल दिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। नाम ही है टिपिकल कॉन्सेंट्रेशन सर, तो आप पिछला साल समझाए थे कि डिफिकल्ट नहीं होगा, नाम से कुछ थोड़ी होता है। मेरे पहले ही हम तुमको बोल देते बहुत डिफिकल्ट है टिपिकल कॉन्सेंट्रेशन टर्म, तुमको पढ़ना ही छोड़ देते, तुम्हारा कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता, इसलिए नहीं बोले थे। तो 1 लीटर ऑफ ए सैंपल है, 1 लीटर ऑफ ए सैंपल है ऑफ हार्ड वाटर। इस बार 1 लीटर लिया गया, कभी 10 लीटर लिया जा सकता है, कभी 100 लीटर लिया जा सकता है, कुछ भी लिया जा सकता है। हार्ड वाटर डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये एन अवस्थी का क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, डेंसिटी ऐसे भी हम लोग 1 ग्राम पर मिलीलीटर ही मानते हैं, हार्डनेस बहुत ज्यादा नहीं होता है। कंटेन्स, इस बार हम चाहते हैं सब कुछ सही सही बताए, मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, मिलीग्राम लिखे था, एमजी मिलीग्राम है ये, मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट। ध्यान रखना हम लोग ग्राम्स में वेट लेना होता है, ठीक है। एंड 190 ग्राम, इस पर परमानेंट हार्डनेस है मैग्नीशियम क्लोराइड का। ये कैल्शियम का सल्फेट है और मैग्नीशियम का क्लोराइड है। फाइंड करना है टोटल हार्डनेस, टोटल हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बनाओ मेरे में, इस बार सब कुछ सही सही बनाना और थोड़ा जल्दी जवाब देना, थोड़ा जल्दी जवाब देना मेरे। 10 मिनट आप लोगों का क्लासेस और लेंगे हम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। वैसे ही यूज करो जैसे पिछला कॉन्सेप्ट बताए थे। किसी का आंसर आया? कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो 136 ही होगा, और मैग्नीशियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो होगा मेरे भाई 85 होगा, 85, नहीं नहीं 85 नहीं 95 होगा आपको लगता है, हाँ 95 होगा, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास 136 ग्राम्स होगा और उसका 95 होगा, ठीक है। और उसके टर्म्स में निकालो, सबका जवाब आना चाहिए मेरे, सबका जवाब आना चाहिए। हम चाहते हैं सारे लोग जवाब दें, सारे स्टूडेंट, एक भी कमी नहीं। हुआ किसी का?
नहीं श्रुति, थोड़ा सा गड़बड़ है आपका। टोटल निकालना है, टोटल। तो सिंस आपको कैल्शियम सल्फेट का सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं, कैल्शियम सल्फेट का पहले मोल्स निकालो, इसकी वजह से हार्डनेस आया होगा, और मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से आया होगा। कैल्शियम सल्फेट का 136 मिलीग्राम दिया गया, तो 10 का पावर -3 ग्राम हो जाएगा 136। तो ये आपको सॉल्व करके 10 का पावर -3 मोल्स आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद 2 इंटू 10 का पावर -3 मोल्स आएगा, क्योंकि 95 2 जा 190 होता है। ठीक है, तो ये आ गया। तो हार्डनेस दोनों की वजह से आएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे ना, दोनों को जोड़ देंगे। हार्डनेस कितना हो गया, हार्डनेस कितना हो गया, 2 इंटू 10 का पावर -3 प्लस 1 इंटू 10 का पावर -3, 3 इंटू 10 का पावर -3 मोल। और ये किसके बराबर लिख देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर, कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर लिख देंगे। ये गेम है मेरे। अब तुमको कैल्शियम कार्बोनेट का मोल्स पता चल गया, मोल्स पता चलिए कितना लीटर में पता चला, इवन वेट निकाल लो। तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, टोटल हार्डनेस को ही हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। टोटल हार्डनेस को ही रिप्रेजेंट किस टर्म में करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करो तो 0.3 ग्राम्स हो जाएगा। कितना ग्राम्स हो जाएगा, 0.3 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब कितना लीटर पानी दिया गया था, 1 लीटर। 1 लीटर वाटर में कितना ग्राम होगा, 0.3 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा। 1 लीटर पानी में हमको पानी मिलना है, ये 1000 मिलीलीटर है, 1000 मिलीलीटर, यही को 1000 मिलीलीटर वाटर भी कह सकते हैं। इसमें कितना है, 0.3 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो 10 का पावर 6 मिलीलीटर, और यही 10 का पावर 6 ग्राम्स के बराबर होगा। तो इस पे कितना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई किए, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी होगा 300 ग्राम होगा। क्या ये पीपीएम में निकालना है, तो पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का ये 300 आ जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया। देखो मेरे पास सॉल्व तो करना पड़ेगा, एक बार क्वेश्चन दिखाइए। 300 आ जाएगा, पहले सॉल्यूशन देख लो, क्वेश्चन हम दिखला देते हैं। ठीक है, वैसे आपको नोट्स भी मिल जाएगा। थोड़ा जल्दी देखो, सॉरी ये मिलीग्राम कर लो, बाई मिस्टेक हम दे दिए होंगे, मिलीग्राम कर लो। ठीक है, मिलीग्राम कर लो, मेरा गलती था यहाँ पे, क्या हमें ग्राम्स नहीं मिलीग्राम देना चाहिए था। मिलीग्राम्स कर लेना उससे। ठीक है, तो किसको किसको समझ में आ गया। हम्म, अगला प्रश्न। अच्छा, हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में रिप्रेजेंट करने बोले तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, कैल्शियम क्लोराइड के टर्म में बोलेगा तब भी हो जाएगा, बल्कि वो और आसान है। एक बार और जुबैर, एक बार फिर सोचना, में अगला क्वेश्चन करते हैं क्योंकि टाइम भी ज्यादा लग जाता है। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ, वैसे एक अगले क्वेश्चन को समझो, समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द वेट, व्हाट इज द वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज द वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड फॉर 10 लीटर हार्ड वाटर, 10 लीटर हार्ड वाटर फॉर रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। इस बार उल्टा क्वेश्चन दे रहे हैं, रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। ठीक है, ऑफ 100 ppm। ठीक है, 100 ppm, जो हार्डनेस की वजह है वो ये है। हाँ, हार्डनेस की वजह है, मेजर किसके टर्म में किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। हार्डनेस की वजह ये है, और ये पीपीएम कैल्शियम कार्बोनेट का होगा। ठीक है, ड्यू टू, ये हार्डनेस की वजह ये है, लेकिन ये पीपीएम किसका दिया हुआ होगा, ये दिया हुआ होगा आपको कैल्शियम कार्बोनेट। समझ आया, ये आपको समझना पड़ेगा।
और उसके लिए आप कैल्शियम ऑक्साइड जहां पे लेते थे वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा क्लार्क्स मेथड में। करो, बन जाएगा। वो रिएक्शन को लिखो थोड़ा सा, चाहो तो नहीं भी लिख सकते, बट लिखोगे तो थोड़ा सा और अच्छा फील आएगा। हाँ, अगर 100 ppm ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिख देता ना तो वहां पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट का ppm हो जाता। ड्यू टू लिख दिया गया है, 72 जवाब आ रहा है। थोड़ा सा हल्का सा पॉइंट के में एरर किए हो तुम, कहीं मॉलिक्यूलर मास लिखने में गलती कर दी हो, बाकी सब सही है जुबैर, लेकिन पॉइंट वाइट में आएगा, 72 नहीं आएगा। तुम 100 वो में कुछ कुछ गलती कर दी हो। 10 लीटर हार्ड वाटर है, तुमको देखना पड़ेगा। श्रुति का जवाब सही है। नहीं अंकित, गलत है। चलो बताते हैं, चीज आप लोग बनाने लगे। तो 10 लीटर में, 10 लीटर वाटर में, 10 लीटर नहीं सॉरी, पीपीएम में लिखा हुआ है, तो लीटर कितना हो जाएगा मेरे पास? 1000 लीटर हो जाएगा ना। 10 का पावर 6 मिलीलीटर का मतलब 10 का पावर 3 लीटर वाटर में 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट तुमको 10 लीटर में निकालना है। 10 का पावर 6 मिलीलीटर का मतलब 10 का पावर 3 लीटर भी बोल सकते हैं, क्या कि जो पीपीएम होता है वो 10 का पावर 6 में डिफाइंड होता है, तो हम पहले उसमें उसके टर्म में लेकर के आएंगे। 100 ग्राम हो गया, तो तुमको कितना लीटर में लिखा हुआ है? 10 लीटर में, तो 100 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा। 10 लीटर में कितना ग्राम होगा? 1 ग्राम होगा। कितना ग्राम होगा कैल्शियम कार्बोनेट? 1 ग्राम होगा मेरे। यहां से तुम क्या करोगे? मोल्स निकालोगे, किसका? कैल्शियम कार्बोनेट। मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आएगा? 1। इसका मॉलिक्यूलर मास 100 हो जाएगा, और ये किसके मोल के बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इंटरप्रिटेशन को समझना बहुत जरूरी है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में रिप्रेजेंट तो किया गया, वो दरअसल किसका मोल होगा? इसका मोल होगा। हाँ, इसीलिए तुम्हारा गलती हो गई, बाकी सब सही था ऑलमोस्ट। तो रिप्रेजेंटेशन तो इसके फॉर्म में रहता है, एक्चुअल तो इसका है, इसका मोल्स, इसका मोल्स पता चल गया। तो मैंने भाई आप चाहो तो रिएक्शन लिख लो, चाहो तो वैसे लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लिखोगे तो अच्छा लगेगा। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 1 तो इसका भी 1 होता है। क्लास मेथड में इसका 1 तो इसका भी 1 होगा। तो मेरे अगर इसका मोल्स 1/100 है तो इसका मोल्स भी कितना होगा? 1/100 मोल। इसका मोल्स पता चल गया तो वेट निकाल लोगे, वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैसे निकालोगे? 1/100। इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो, शायद 74 आएगा, शायद 74 आएगा। ठीक है, 74, तो इतना ग्राम हो जाएगा मेरे पास, 0.74 ग्राम। ठीक है, आई होप अब क्लियर होना स्टार्ट हो गया होगा, अब तो और क्लैरिटी बढ़ा होगा, अब सारा क्लियर हो गया भाई। जुबैद तुम्हें क्लियर हुआ? यस या नो? ठीक है, तुम 10 का पावर 6 ले लिए थे तो थोड़ा गलती हुआ, मान लेते हो उसको कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया? सवाल बनने तो लगेगा ही, कॉन्सेप्ट में समझ में आना चाहिए। चलो ठीक है, वेरी गुड। मेरे भाई एक लास्ट प्रश्न हम देंगे, आयन रेजिन वाला, एक लास्ट। ठीक है, एक लास्ट हम देंगे आयन रेजिन मेथड से, मजा आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट हमें सिखाना है, इवन सारा कॉन्सेप्ट को हम खींच आपको बता दिए। ठीक है सर, मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, आज से 2 3 4 साल पहले आया था। ठीक है, लेकिन बहुत ही आसान आया था,
उस केस में बहुत ही आसान, मेंस में आसान आता है। जे एडवांस जब पूछेगा ना, तो ये जो अभी क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जे एडवांस के, ठीक है। ए 200 ग्राम सैंपल ऑफ हार्ड वाटर, ए 200 ग्राम सैंपल ऑफ हार्ड वाटर इज पास्ड थ्रू, इसमें ज्यादा टाइम मत लेना तुम लोग बनाने में, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि फिर मेरा एक क्लास और भी है इसके बाद भी। कॉलम ऑफ कटायन एक्सचेंजर, ठीक है, कॉलम ऑफ कटायन एक्सचेंजर, आयन रेजिन मेथड वाला क्वेश्चन दे रहे हैं। आयन एक्सचेंजर, कटायन एक्सचेंजर रेजिन, ठीक है, इन विच H plus ion is exchanged, in which H plus ion is exchanged by कैल्शियम 2 प्लस, जो हम सिखाए थे तुम्हें कि मेटल रिप्लेस कर देता है, रिप्लेसमेंट का आपको रिएक्शन दिया गया, एक्सचेंज दिया हुआ है। द आउटलेट, द आउटलेट वाटर कॉलम, द आउटलेट वाटर कॉलम रिक्वायर्स, हमें भी चाहिए होगा, रिक्वायर्ड या रिक्वायर्स लिख लो, requires 50 milliliters of 0.1 m NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, यानी जो H प्लस निकलेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस का रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं, ताकि पानी बना ले, ताकि पानी बना ले, तो कितना हमको H प्लस चाहिए होगा वो पता चल जाएगा, तो सब कुछ पता चल जाएगा। व्हाट इज द हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ कैल्शियम 2 प्लस आयन, हाँ इस पर आपको कैल्शियम सल्फ कार्बोनेट के टर्म में नहीं निकालना, कैल्शियम 2 प्लस के टर्म में निकालना है इन पीपीए। अच्छा क्वेश्चन है मेरे में, आसान है, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, तुम एकदम बना सकते हो, ठीक है। बनाओ जल्दी से, 2 मिनट का हम तुम्हें टाइम देते हैं, इससे बन जाएगा वो हमें बताएगा। अच्छा, मैं बस एक आपसे ये पूछना है कि आप अप्रोच ले पा रहे हो क्वेश्चन को, यस या नो? अप्रोच ले पा रहे हैं क्वेश्चन को, यस या नो? हमें बस इतना ही जवाब चाहिए। आप अप्रोच ले पा रहे हैं? हेलो, आप अप्रोच ले पा रहे हैं क्वेश्चन को? नहीं, तब से यही बात पूछ रहे थे आप लोग से कि ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि झूठ का टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है मेरे में, इसलिए हमें बता दिया करो। 1 से 2 मिनट अगर तक नहीं बने तो हमको बता दो सर अप्रोच बताइए, ताकि हमको कंफर्म हो जाए कि आप लोग नहीं बना, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता है ना अदरवाइज। मेरे पास एक सैंपल है, जितना भी सैंपल हो, 1 लीटर का हो, 50 लीटर का हो, 1000 लीटर का हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है। उसका एक मतलब होता है कितना पीपीएम दिया गया है, तो ऐसा तो कोई मतलब नहीं है मेरे पास, पीपीएम निकालना ही है, तो अभी तो इसको यूज नहीं होगा, लास्ट में यूज होगा। हाँ, कितना पीपीएम में दिया रहता तब इसको पहले यूज करना पड़ता।
ठीक है। हाँ, इसमें लिख भी दिया है कटायन एक्सचेंजर रेजिन से पास कर रहे हैं, तो एक RH होगा मेरे भाई कटायन एक्सचेंजर रेजिन में, और उसमें कटायन कौन सा एक्सचेंज होगा, कैल्शियम, तो R2Ca प्लस H प्लस मिलेगा। हाँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री यूज होगा मेरे भाई। ये जो H प्लस आया है, ये जो H प्लस आया है, ये एसिडिक है, ये एसिड बता रहा है, क्या बता रहा है, ये एसिड। इसको न्यूट्रलाइज करना होगा। न्यूट्रलाइजेस बाई, आपको क्वेश्चन में गिवन है 50 मिलीलीटर ऑफ 0.1 m NaOH, इसको पास किया जाए। समझ में आ रहा है? तो अगर OH माइनस का कितना मोल्स होगा, NaOH का मोल्स कितना होगा पता चल जाएगा। NaOH का कितना मोल्स होगा, तो 0.1 लीटर में कन्वर्ट करो तो 50 इंटू 10 का पावर -3, तो मेरे भाई ये पॉइंट हट जाएगा, तो 5 इंटू 10 का पावर -3 मोल्स होगा। 5 इंटू 10 का पावर -3 मोल्स हो गया। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स इसी से OH माइनस मिलेगा। जैसे कल NaCl का आप लोगों को सिखाए थे, उसे ही OH माइनस का कितना होगा मोल्स, 5 इंटू 10 का पावर -3, क्योंकि Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक करेगा। मेरे भाई जितना OH माइनस का मोल्स होगा, टोटल मोल्स H प्लस का भी उतना ही होना चाहिए, तभी तो H प्लस और OH माइनस पानी बनाएगा, तभी तो H प्लस और OH माइनस पानी बनाएगा। तो मेरे भाई इसका मतलब H प्लस का मोल्स तुमको पता है, कितना मोल्स पता है, 5 इंटू 10 का पावर -3 मोल्स। ये पता चल गया। कैसे पता चला, जितना मोल्स OH माइनस का होगा उतना ही होगा। और ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बता रहा है, अगर अगर इसका 1 मोल तो इसका 2 मोल होगा। इसका मतलब इसका 5 इंटू 10 का पावर -3 मोल्स है, तो इसका कितना होगा, 5 इंटू 10 का पावर -3/2 मोल्स होगा। इसका मतलब कैल्शियम 2 प्लस का मोल्स पता चल गया, और उसी के टर्म में पीपीएम निकालना है, उसी के टर्म में पीपीएम निकालना है। मेरा महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम 2 प्लस कितना आ गया, 2.5 इंटू 10 का पावर -3 मोल्स। हाँ, इसका वेट निकालो, तो कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 40 होता है, तो 40 से मल्टीप्लाई करो, 2.5 इंटू 40 इंटू 10 का पावर -3 ग्राम्स हो जाएगा वेट ऑफ कैल्शियम 2 प्लस। तो पॉइंट हटाओगे, 25 4 जा 100 हो जाएगा, तो ये 10 का पावर -1 ग्राम यानी 0.1 ग्राम आ जाएगा, 0.1 ग्राम हो जाएगा। हाँ, अब शायद तुम लोग 12.5, 12.5 क्या है, ऐसा कुछ आएगा कहीं पे नंबर, कहीं पर आएगा शायद, लेकिन ये आंसर नहीं है पीपीएम में, ठीक है, ये आंसर कुछ और है पीपीएम में। इसका मतलब मेरे भाई ये आपको पता चल गया, ये आपको पता चल गया, तो आपको पीपीएम निकालना है। इसका मतलब आपको पता चल गया 200 ग्राम हार्ड वाटर लिए हो, हार्ड वाटर, तो उसमें कितना ग्राम है, 0.1 ग्राम कैल्शियम 2 प्लस। तो 100 ग्राम बोलो, 100 ग्राम में कितना होगा, 100 ग्राम में कितना होगा, तो 2 से डिवाइड दे दो, तो 0.1/2 0.05 ग्राम क्या होगा, कैल्शियम 2 प्लस होगा। 100 ग्राम का मतलब क्या हो गया, 100 मिलीलीटर हो गया। हमको कितना मिलीलीटर में चाहिए, 10 का पावर 6 ग्राम्स में चाहिए। 10 का पावर 6 ग्राम हार्ड वाटर में कितना होगा, इधर 10 का पावर 4 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 10 का पावर 4 से होगा, तो 500 ग्राम्स कैल्शियम 2 प्लस होगा। इसका मतलब पीपीएम कितना आ गया, पीपीएम कैल्शियम 2 प्लस का पूछा है, यहाँ पर 500 हो जाएगा। कुछ गया दिमाग में कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो H प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए OH माइनस आएगा हमेशा, और उससे आपको स्टोइकियोमेट्री से कैल्शियम 2 प्लस का निकालना होगा। हाँ, इवन जितना अगर कैल्शियम कार्बोनेट भी पूछ लेता या कैल्शियम सल्फेट भी पूछ लेता ना, तो कैल्शियम 2 प्लस का जितना होता उतना ही SO4 2 माइनस का होता। क्यों ऐसा होता, कहीं हम तो हार्डनेस किसकी वजह से है, वो सल्फेट की वजह से, क्लोराइड की वजह से। समझ आया, तो ये सारा चीज था मेरे में। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई बहुत ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा चीज था। हाँ, आप होमवर्क बनाइए, CDPS का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक, 7 साइड मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर 7 में एरर है, 5 को छोड़ दीजिएगा अभी। 5 में इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का यूज किया गया, जो नेक्स्ट पढ़ाने वाले नेक्स्ट क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एरर है, क्वेश्चन नंबर 7 में एक एरर है, फिर भी आप ट्राई करिएगा, जो आपका आंसर आएगा वही सही होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 1 से 7 में एक जगह पे और एरर है, हम उसको लिख करके आपको हम भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में एरर है और एक और क्वेश्चन में एरर है, हम भेज देंगे आपको। ठीक है, किसी को यहाँ तक में कंफ्यूजन नहीं है, सबको क्लियर है सारा कॉन्सेप्ट, यस या नो? और यहीं पर हम लेक्चर को एड करेंगे मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, आपको बहुत सारा क्वेश्चन करा दिए ना, डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन करा दिए, इससे ज्यादा कुछ और नहीं होगा। ठीक है, आपके जे एडवांस में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मेंस में तो नंबर निहायत ही आसान आएगा। हाँ, सीडीपीएस नंबर 7, सीडीपीएस नंबर 7, ठीक है, ये सीडीपीएस नंबर लास्ट का है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ओलियम के या फिर परसेंटेज लेबलिंग के भी मिलेंगे, तो आप देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, सब बन जाएगा। जो जो हम क्वेश्चन लिखे 1 से लेकर के 7, 8 भी मिलेगा। 8, 7 वाला थोड़ा क्वेश्चन में एरर है मेरे में, 7 वाला में एरर है, क्वेश्चन में गलत क्वेश्चन है शायद, वो देख लीजिएगा। ठीक है, अपने आप आपको दिख जाएगा कहाँ पे एरर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।